जी नमस्कार आप सभी को। स्वागत है आपका आरकेएम एकेडमी पे। तो देखिए सीटेट पेपर 2 के लिए एसएसटी के क्लासेस को कंटिन्यू रखते हुए आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का इतिहास का चैप्टर 2, ठीक है। और इसका नाम क्या है? आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। तो सबसे पहले तो इसके टाइटल को समझ लेते हैं कि आखिर ये जो है टाइटल क्या कहना चाहता है। तो देखिए पहले क्या होता था कि आदि मानव लोग जंगल में रहा करते थे और शिकार करके जो है अपना जीवन यापन बिताया करते थे, ठीक है, जीवन यापन किया करते थे। वो लोगों का खाना क्या था? तो जो भी जंगली पेड़ पौधे थे आपका, इसके अलावा जंगली में शिकार करते थे, ठीक है, जंगल में शिकार किया करते थे जीव जंतुओं को, उसको खाकर जो अपना दिन गुजारा करते थे। तो वक्त के साथ साथ क्या होता है, धीरे धीरे उसमें तरक्की आती है और वो लोग जो है खेती वगैरह करना स्टार्ट कर देते हैं, यानी कि भोजन उत्पादन करना जो वो शुरू कर देते हैं। तो उसी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि आखिर जो है कैसे एक आदि मानव पहले शिकार किया करता है और फिर यहाँ पे भोजन उत्पादन तक वो जो है पहुँचता है। तो यहाँ पे आखेटक किसको कहेंगे? वही आदि मानव को जो पहले शिकार किया करते थे, ठीक है। एक तरह से शिकारी को ही यहाँ पे आखेट के नाम से जाना जाता है। और वो लोग क्या करते थे कि पहले खाद्य का संग्रह किया करते थे, यानी कि वो लोग जंगली जानवरों को मार के उसका जो है वो खाना बनाया करते थे और उसको जो है संग्रह करके रखा भी करते थे। तो ये चीज़ हो गया आपका। तो हमेशा की तरह सबसे पहले इसके कंटेंट को देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हमें कौन कौन से टॉपिक को पढ़ना है। तो स्टार्टिंग में हम आपको बता देते हैं, ये जो चैप्टर है आपका थोड़ा सा लंबा चैप्टर है, ठीक है, बहुत सारे टॉपिक इसमें दे रखा है और थोड़ा सा आपको जो है यहाँ पे ज़्यादा समय देना होगा। पहला टॉपिक है कि आरंभिक मानव आखिर वे इधर उधर जो है वो क्यों घूमते थे। आरंभिक मानव कहने का मतलब है कि आदि मानव, ठीक है, आदि मानव। तो आदि मानव जो है वो इधर उधर क्यों घूमते थे। तो आप जो है बिना कुछ पढ़े, ठीक है, इस चीज़ के बारे में अगर आप सोचिएगा तो इसका जवाब आपको स्वयं मिल जाएगा। आदि मानव इधर उधर क्यों घूम सकता है? पहला तो चीज़ यही है कि खाने की तलाश में घूम सकता है। दूसरा चीज़ ये है कि पानी की तलाश में घूम सकता है। तो बिना पढ़े भी अगर आप लोग थोड़ा सा गहराई से सोचिएगा तो एक दो जवाब तो आप लोग स्वयं दे दीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा हम लोग जानेंगे यहाँ पे कि आरंभिक मानव के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन जानेंगे, ठीक है, उसके बारे में कुछ हम लोग यहाँ पे जो है वो डिटेल के बारे में जानेंगे। इसके अलावा आखेटक खाद्य संग्राहकों के पूरा स्थल, यानी कि अगर हमें आदि मानव के बारे में पता चला है तो वो चीज़ कहाँ से पता चला है। हमने पहले भी आपको बताया था कि अगर इतिहास के बारे में हमें पता चलता है तो एक आर्कियोलॉजिकल एविडेंस होता है, ठीक है, उसी की मदद से पता चलता है। या फिर दूसरा तरीका बताए थे कि आपका मैन्युस्क्रिप्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हम जिस भी इतिहास के बारे में पढ़ने वाले हैं आज, ठीक है, इतना पुराने समय के बारे में पढ़ने वाले हैं कि इसका कोई भी यहाँ पे लिखित प्रमाण नहीं है, ठीक है। इतना पुराना पढ़ने वाले हैं कि इसका यहाँ पे कोई भी जो है रिटन एविडेंस नहीं है, ठीक है। केवल यहाँ पे आपका आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के आधार पे आज का क्लास होने वाला है, ठीक है। तो इसका जो साइट्स है, ठीक है, आर्कियोलॉजिकल साइट्स, तो कहाँ कहाँ पे पाया गया है इसका एविडेंस, उसके बारे में जानेंगे। सेल चित्रकला के बारे में जानेंगे कि रॉक पेंटिंग्स क्या होता है और इनसे हमें क्या पता चलता है प्राचीन समय के बारे में। इसके अलावा आर्कियोलॉजिकल साइट्स क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे नाम आया था पूरा स्थल क्या होता है, उसके बारे में जानेंगे। आग की खोज कैसे होती है और आग का उपयोग जो है आदि मानव किस किस काम के लिए करता है, इन सभी चीज़ों के बारे में जानेंगे, ठीक है। नाम और तिथियां का क्या मतलब होता है। इतिहास में अक्सर स्टूडेंट जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं डेट को लेकर, जैसे कि आपने सुना होगा पूरा पाषाण काल, नव पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। तो ये सब क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। बेसिकली यहाँ पे हम लोग जो है पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है, उसके बारे में जानने वाले हैं, ठीक है। बदलती जलवायु के बारे में जानेंगे कि धीरे धीरे मानव में जो है आदि मानव में क्या क्या परिवर्तन होता है, जलवायु में क्या परिवर्तन होता है, कैसे आदि मानव जो है शिकारी से यहाँ पे पशुपालक बन जाता है, उन सभी चीज़ों के बारे में जानने वाले हैं। और कहीं ना कहीं इन सभी बदलाव में आपका क्लाइमेट चेंज भी रिस्पॉन्सिबल होता है। बसने की प्रक्रिया के बारे में जानेंगे कि डोमेस्टिकेशन क्या होता है। और आदि मानव जो है पहले घुमंतु हुआ करता था, ठीक है, एक जगह से दूसरे जगह घूमा
करता था वो आखिर जो है लास्ट में जाके एक जगह बसना क्यों स्टार्ट कर देता है, द प्रोसेस ऑफ सेटलिंग। ठीक है, तो एक ऐसा वक्त आता है जहाँ पे आदि मानव जो है एक जगह रुकने लगता है। ठीक है, यानी कि वो अपना एक फिक्स ठिकाना बनाने लगता है। इसके अलावा जानेंगे एक नवीन जीवन शैली के बारे में। तो जाहिर सी बात है कि आदि मानव में अब बदलाव आ रहा है। धीरे धीरे वो लोग क्या कर रहे हैं कि पहले घुमा करते थे जंगल जंगल में, लेकिन अब धीरे धीरे वो लोग घर बनाना शुरू कर दिए हैं, एक जगह रहना शुरू कर दिए हैं। तो उनमें कुछ ना कुछ जीवन शैली में बदलाव देखने को मिलेगा। ठीक है, किस तरह से आदि मानव के लिए चलते फिरते जो जानवर होते हैं वो खाद्य भंडार का काम करते हैं। ठीक है, आरंभिक कृषक और पशुपालक के बारे में जानेंगे। आदि मानव में वक्त के साथ बदलाव आता है और वो क्या बन जाते हैं, पशुपालक बन जाते हैं, कृषक बन जाते हैं। तो किस तरह से ये लोग यहाँ पे कृषक बनते हैं, पशुपालक बनते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में जानते हुए फिर हम लोग जो है जानेंगे अस्थायी जीवन की ओर। यानी कि मानव अब क्या होता है, एक सेटल्ड लाइफ जीने लगता है। ठीक है, वक्त के साथ साथ वे लोग क्या करते हैं, एक सेटल्ड लाइफ जो है वो जीना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा कुछ साक्ष्य मिले हैं आपके दो जगह पे। एक मेहरगढ़ का नाम आता है। ठीक है, तो मेहरगढ़ ये जो है आपका एक तरह से आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, ठीक है, जहाँ पे आपका आदि मानव के जीवन से जुड़ा हुआ कुछ साक्ष्य मिला है, उसके बारे में जानेंगे कि आखिरकार मेहरगढ़ में जो है वो क्या क्या सबूत मिला है, क्या क्या साक्ष्य जानने को मिला है। बाकी प्रत्येक चैप्टर की तरह कुछ एक्स्ट्रा जानकारी भी यहाँ पे आपको जानने को मिलेगी। तो टोटल अगर कुल मिला जुला के बात किया जाए तो यहाँ पे कुल जो है 15 टॉपिक के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपको सभी चीज़ें समझाई जाएगी, तो क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब हम लोग मेन टॉपिक को। नोट्स को यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन ढंग से बनाया गया है, आप स्वयं भी इसको पढ़ के जो है वो अच्छे से समझ सकते हैं। तो देखिए, पहला चीज़ तो यही है कि जो आदि मानव है, ठीक है, आदि मानव को ही यहाँ पे आरंभिक मानव के नाम से जाना जाता है। तो आदि मानव जो है आखिर इधर उधर क्यों घूमते थे। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि हम लोग कब की बात करने जा रहे हैं। तो लगभग 20 लाख साल पहले, 20 लाख को ही हम लोग 2 मिलियन लिखते हैं। 2 मिलियन, 1 मिलियन में 10 लाख, 2 मिलियन में 20 लाख। तो कहीं कहीं 2 मिलियन अगर आपको लिखा हुआ दिखाई दे तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। बेसिक जानकारी है, छोटी सी जानकारी है, तो आपको पता होना चाहिए। तो लगभग 20 लाख साल पहले हमारे उपमहाद्वीप में लोग रहा करते थे। इन्हें क्या कहते थे, आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से उन्हें जाना जाता था, यानी कि हंटर गैदरर्स के नाम से उन्हें जो वो जाना जाता था। ठीक है, ये लोग भोजन प्राप्त करने के लिए जानवरों का शिकार करते थे, हंटिंग एनिमल्स, मछलियाँ पकड़ते थे, कैचिंग फिश, फल, बीज, पत्तियाँ और जड़ें इकट्ठा करना आदि काम करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी कहानी हम लोग पढ़ेंगे वो लाखों वर्ष पहले की बात करने वाले हैं। 20 लाख वर्ष पहले की बात करेंगे कि यहाँ पे जो लोग रहा करते थे, जो आदि मानव रहा करते थे, वो जानवरों का शिकार करते थे, फिश कैच किया करते थे, फल, बीज, पत्तियाँ और जड़ें इकट्ठा किया करते थे। उन्हीं को हम लोग क्या कह रहे हैं, आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। अब बात आती है कि आदि मानव जो है इधर उधर क्यों घुमा करते थे। तो पहला चीज़ क्या है, पहला चीज़ यही है कि वे लोग जो है भोजन की तलाश में, सर्च फॉर फूड। ठीक है, तो पहला रीज़न यही है कि इधर उधर घूमने का जो मेन रीज़न है वो आपका है भोजन की तलाश। अगर वे एक ही जगह पर लंबे समय तक रहते तो वहाँ के पौधे हो गया, फल और जानवर समाप्त हो जाते थे, इसीलिए उन्हें नई जगहों पर भोजन की तलाश में जाना पड़ता था। ठीक है, दूसरा रीज़न है आपका जानवरों के पीछे पीछे। जानवर अपने भोजन की तलाश में घूमते थे, इसीलिए शिकारी लोग भी उनके पीछे पीछे चले जाते थे ताकि उन्हें शिकार करने का मौका मिल सके। ठीक है, तो पहला कारण क्या है, भोजन की तलाश। दूसरा, जानवरों के पीछे पीछे चलते थे, और ये भी कहीं ना कहीं आपका पहला से संबंधित है, यानी कि ये भी तो आपका यही चीज़ बता रहा है ना कि भोजन की तलाश में। ठीक है, दूसरा चीज़ क्या है यहाँ पे, तो इसको आप इसी के अंदर जो है वो रख सकते हैं। आगे है आपका मौसम और फल के खोज में। ठीक है, मौसम और फल के खोज में, तो फल और बीज अलग अलग मौसम में मिलते थे, इसीलिए लोग मौसम के अनुसार भी अपना जगह बदलते थे ताकि उन्हें अलग अलग मौसम में भोजन मिलता रहे। और नेक्स्ट जो आपका कहा जाए मुख्य वजह, वो है आपका पानी की आवश्यकता, नीड फॉर वाटर। पानी के बिना जीवित रहना संभव नहीं है। झीलें, नदियाँ और झरने ही पानी के स्रोत हैं।
कई नदियां पूरे साल नहीं बहती थी, इसीलिए सूखे मौसम में लोग पानी की तलाश में दूसरी जगह चले जाते थे। तो पानी की तलाश में जो है लोग एक जगह से दूसरी जगह भी जाया करते थे। जैसे कहीं कहीं होता क्या था कि कहीं कहीं मान लीजिए सूखा पड़ जाता था, ठीक है, कहीं नदी जो है सूख गया तो फिर उनको पानी की तलाश में दूसरा जगह जाना पड़ता था। तो यहाँ पे आपको अब मुख्य वजह पता चल गया होगा कि आदि मानव जो है एक जगह से दूसरी जगह क्यों घूमा करते थे। ठीक है, भोजन की तलाश में हो गया, खाने की तलाश में, पानी की तलाश में, मौसम और फल के अकॉर्डिंग जो है वो लोग यहाँ पे एक जगह से दूसरी जगह गमन किया करते थे। अब देखिए अगला जो टॉपिक है आरंभिक मानव के बारे में कुछ जानकारी। ठीक है, आरंभिक मानव यानी कि आदि मानव के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको कहाँ से प्राप्त होती है। तो आर्कियोलॉजिस्ट ये सब चीज़ें सर्च करते हैं और हम तक पहुँचाते हैं। तो आर्कियोलॉजिस्ट ने ऐसी कई वस्तुएं खोजी है जो हंटर गैदरर्स द्वारा बनाई गई और उपयोग की गई थी। इन वस्तुओं से हमें उनके जीवन के तरीके के बारे में पता चलता है, काम काज और तकनीक के बारे में जो इन्फॉर्मेशन प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये चीज़ किसने खोजा है? आर्कियोलॉजिस्ट ने, उन्हीं का काम है। अब जैसे कि ये लोग पता लगाएं कि आदि मानव जो है औजारों का निर्माण किया करते थे। ठीक है, जब ये लोग आदि मानव के बारे में जानकारी इकट्ठा करने लगे तो इन्हें मालूम चला आर्कियोलॉजिस्ट को कि आदि मानव जो है औजार का निर्माण भी क्या करते थे, और औजार का जो निर्माण किया करते थे वो स्टोन से किया करते थे, लकड़ी से किया करते थे और हड्डियों से किया करते थे। कई बार सवाल देखने को मिलेगा कि बताइए आदि मानव जो है औजार जो बनाया करते थे वो कौन कौन से मटेरियल से बनाया करते थे? तो स्टोन से, वुड से और हड्डी से। हड्डी वाला इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्योंकि हड्डी बहुत लोग जो वो सोचते हैं कि हड्डी से कैसा औजार बनेगा, तो हड्डी से भी जो है वो औजार बनता था। जैसे बड़े बड़े जो जानवर होते थे उनके हड्डियों से भी जो वो औजार बनाया करता था। इनमें से पत्थर के औजार आज भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो आज भी जब आर्कियोलॉजिस्ट लोग कहीं पे खुदाई वगैरह करते हैं, सर्च करते हैं, तो एविडेंस के तौर पे उन्हें जो है स्टोन टूल्स प्राप्त होते हैं। अब ये लोग फिर अंदेशा लगाते हैं कि आखिर आदि मानव टूल्स तो बनाया करते थे, औजार तो बनाया करते थे, तो वे लोग इसका यूज कहाँ पे करते होंगे? तो फिर वो लोग सर्च करने पे उन्हें पता चलता है कि आदि मानव जो है जो औजार बनाते थे उनका उपयोग भोजन तैयार करने में किया करते होंगे, वस्त्र और खाल तैयार करने में करते होंगे। ठीक है, हथियार बनाने में किया करते होंगे। इसके अलावा कहा जाए तो लकड़ी के जो कार्य होते हैं, काम होते हैं, उसके लिए क्या करते होंगे। तो चारों के बारे में एक बार देख लेते हैं। ठीक है, जैसे कि भोजन तैयार करने में फॉर फूड प्रिपरेशन, फल और जड़ें काटने के लिए क्या करते होंगे। जाहिर सी बात है औजार की मदद से हम लोग किसी भी फल को काट सकते हैं, उसके रूट को काट सकते हैं। इसके अलावा हड्डियाँ हो गया, कोई भी शिकारी करते थे तो उसका मांस काटने के लिए क्या करते होंगे। ठीक है, आज भी किया जाता है। ठीक है, बड़ा बड़ा जो भी चाकू टाइप का कुछ रहता है उससे हम लोग काटते हैं, कुल्हाड़ी से काटते हैं। ठीक है, तो आज भी चीज़ों को काटने के लिए हम लोग जो है वो औजार का उपयोग करते थे। तो उस टाइम भी ये सभी चीज़ों का उपयोग जो है वो किया जाता था। इसके अलावा जानवरों की खाल उतारने के लिए क्या करते थे। अब बात आती है कि ये लोग जानवरों की खाल का करेंगे क्या। तो जानवर की खाल का ये लोग जो वो कपड़ा बनाते थे और उसको जो है अपने अंग में लपेटते थे, यानी कि पहना करते थे। हथियार बनाने में क्या करते थे। और आदि मानव लोग को पता होगा कि प्राचीन समय में बहुत ही खतरनाक जानवर भी रहा करते थे और आदि मानव भी जंगल में रहा करते थे। तो जानवरों से बचने के लिए ये लोग क्या करेंगे, हथियार भी बनाएंगे। कुछ औजारों में लकड़ी या हड्डी के जो है हैंडल्स लगाए जाते थे ताकि उनसे भाले और बाण बनाए जा सके। ठीक है, ये चीज़ हो गया आपका। इसके अलावा फॉर वुड वर्क, लकड़ियाँ काटने के लिए भी करते थे। लकड़ी का उपयोग ये लोग ईंधन के लिए करते थे, झोपड़ी बनाने के लिए करते थे और औजारों के भाग बनाने में किया जाता था। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें पता चलती है किनको, आर्कियोलॉजिस्ट को, और वो लोग फिर इस जानकारी को हम तक साझा करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया कि आदि मानव जो है यहाँ पे औजार का उपयोग किया करते थे और किस काम के लिए क्या करते थे, ये चीज़ आपको मालूम चल गया। चलिए देखिए यहाँ पे कुछ औजार के चित्र दिए गए हैं कि किस तरह पत्थर के औजार का उपयोग किया जाता था। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये चीज़ जो है वो कपड़ा सिलाई के लिए किया जा रहा है। ये कपड़ा सिलाई नहीं है, एक्चुअली ये जो है वो स्किन है। ठीक है, एनिमल का जो है वो चमड़ा है। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पे आर्कियोलॉजिकल साइट्स के बारे में बात किया जा रहा है, ठीक है, आर्कियोलॉजिकल साइट्स के बारे में ऑफ हंटर गैदरर्स। अच्छा, इससे पहले हम यहाँ पे आपको बता देते हैं कि आर्कियोलॉजिकल साइट्स क्या होता है, ठीक है, इसको एक बार हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे फिर वापस आएंगे। ये देखिए आर्कियोलॉजिकल साइट्स यानी कि पुरास्थल क्या होता है, इसको सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं ताकि आपको और भी अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाए। हालांकि एनसीईआरटी में इसको बाद में रखा गया है, लेकिन हम आपको पहले समझा देते हैं, ठीक है। तो देखिए आर्कियोलॉजिकल साइट वह स्थान होता है जहां पुराने समय की वस्तुएं जैसे कि औजार हो गया, बर्तन हो गया, इमारतों के अवशेष आदि पाए जाते हैं। तो जहां कहीं से भी आर्कियोलॉजिस्ट को साक्ष्य मिलता है, ठीक है, सबूत मिलता है, उसी स्थान को हम लोग साइट के नाम से जानते हैं, ठीक है, आर्कियोलॉजिकल साइट के नाम से जानते हैं। और साक्ष्य के तौर पे आपको औजार देखने को मिलता है, इमारतों के अवशेष देखने को मिलता है, बर्तन देखने को मिलता है, आभूषण वगैरह देखने को मिलता है। तो ये सब क्या है, जिस भी जगह पे दिखाई देते हैं उन्हीं को हम लोग आर्कियोलॉजिकल साइट्स के नाम से जानते हैं। ये वस्तुएं लोगों द्वारा अपने काम के लिए बनाई गई थी। कार्य पूरा होने के बाद उन्हें वहीं छोड़ दिया जाता था, ठीक है। ऐसे अवशेष जमीन के ऊपर, जमीन के अंदर और कभी कभी समुद्र या नदी के तल में जो है वो देखने को मिलता है, ठीक है। पुरास्थलों से हमें यह पता चलता है कि प्राचीन लोग कैसे रहते थे, क्या खाते थे और कौन सी चीज़ें बनाते थे। तो ये चीज़ होगी आपका आर्कियोलॉजिकल साइट्स के बारे में। अब चलते हैं वापस हम लोग उसी टॉपिक के बारे में, ठीक है, कि यहाँ पे आदिमानव का जो है आर्कियोलॉजिकल साइट्स जो हमें पता चला है उसके बारे में जानते हैं। तो देखिए इसका प्रमाण कहाँ पे मिला है, ठीक है, एविडेंस कहाँ पे मिला है वो देखिए। यानी कि कैसे आर्कियोलॉजिस्ट ने ये पता लगाया कि जो यहाँ पे आदि मानव है उसकी ज़िंदगी कैसी है, उसका जीवन कैसा है और वो लोग कहाँ पे रहते थे। तो ये जो सबूत है आपका कहाँ पे मिला है वो देखिए। तो हंटर गैदरर्स के होने के प्रमाण नदियों और झीलों के किनारे पाए गए हैं, ठीक है, नदियों और झीलों के किनारे। इन स्थानों को आर्कियोलॉजिकल साइट्स कहा जाता है। पत्थर के औजार आरंभिक मानवों के लिए महत्वपूर्ण थे, इसीलिए वे हमेशा ऐसी जगहों की तलाश करते थे जहां से अच्छी गुणवत्ता के पत्थर आसानी से मिल सके, गुड क्वालिटी स्टोन्स। अब देखिए गुड क्वालिटी का स्टोन्स चाहिए, तो ये जो है स्टोन्स आपको कहाँ पे मिलता है, रिवर्स और लेक्स के निकट, ठीक है, नदी और झीलों के करीब पाया जाता है। तो इसी कारण से आदि मानव जो है वो यहाँ पे रहा करते थे और अच्छे अच्छे स्टोन्स को चुनकर उनका यहाँ पे जो है बनाया करते थे औजार, ठीक है। तो इसी तरह से एक जगह का नाम है, एड्रेस का नाम है भीमबेटका, और ये कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। बहुत इंपॉर्टेंट आपका ये वाला पॉइंट है, भीमबेटका याद रखिएगा। भीमबेटका कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में, और यहाँ पे किस चीज़ का साक्ष्य मिला है वो पूछा जाता है। तो भीमबेटका आधुनिक मध्य प्रदेश में स्थित है। यह जो है वो नर्मदा घाटी के पास है, ठीक है। यहाँ गुफाएं और कंदराएं मिली हैं, ये पूछा जाता है कि भीमबेटका में किस चीज़ का साक्ष्य मिला है, तो गुफाओं का साक्ष्य मिला है। इसके अलावा कंदराएं का साक्ष्य मिला, यानी कि रॉक शेल्टर्स होता था ना कि पहले गुफाएं बनाई जाती थी और बड़े बड़े चट्टानों का यहाँ पे शेल्टर यानी कि आवास बनाया जाता था, तो उसी का यहाँ पे सबूत मिला है। अब निवास के कारण, तो आदिमानव जो है इन गुफाओं में या फिर रॉक शेल्टर्स में क्यों रहा करते थे, तो जाहिर सी बात है आप इसका भी जवाब स्वयं से दे सकते हैं। पहला चीज़ तो यही कि जंगली जानवरों से बचने के लिए कर सकते हैं, रहा करते हैं। इसके अलावा उन्हें बारिश, धूप और हवा से सुरक्षा मिलती थी, इसी कारण से वो लोग गुफाओं में, कंदराएं में रहा करते थे। कंदराएं बेसिकली यहाँ पे रॉक शेल्टर्स को कहा जा रहा है, ठीक है। तो ये लोग गुफाओं में क्यों रहा करते थे, तो जानवरों से बचने के लिए कह सकते हैं, बारिश से बचने के लिए, धूप से बचने के लिए, हवा से बचने के लिए। जिस तरह से हम लोग घर में रहते हैं उसी तरह से आदिमानव जो है वो यहाँ पे गुफाओं और कंदराओं में रहा करते होंगे। अब यहाँ पे कुछ प्राचीन समय का जो है लोकेशन दे रखा है, जैसे कि बुर्जहोम हो गया, ये जो कि कश्मीर के इलाके में आता है, भीमबेटका हो गया, ये सब कुछ इम्पॉर्टेंट है, ये सबको याद रखिएगा। कुरनुल गुफाएं हो गया, तो इसको एक बार देख लीजिएगा। इनाम गांव हो गया, तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है। मेहरगढ़ हो गया जो कि अब पाकिस्तान के इलाके में आता है, बलूचिस्तान वाले इलाके में। तो अब जो है वो इसको यहाँ पे एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और यहाँ पे दे रखा है सब कुछ संकेत पे
कि जो ट्रायंगल आकार का है वो पूरा पासनिक पूरा स्थल है, नवपासनिक पूरा स्थल है और महापासनिक पूरा स्थल है। तो ये सब चीज़ें आप लोग एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी मैप से भी जो है वो सवाल पूछ लिया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं एक नया टॉपिक रॉक पेंटिंग्स के बारे में। ठीक है, अब देखिए आदि मानव जो है, अभी मैंने आपको बताया कि आदि मानव जो है वो रॉक शेल्टर में रहा करते थे। ठीक है, रॉक शेल्टर यानी जिनको हम लोग कंदराएँ कह रहे थे, यहाँ पे देखिए कंदराएँ। ठीक है, रॉक शेल्टर्स। तो अब आदि मानव जो है रॉक शेल्टर्स में रहते रहते क्या करते थे, टाइम पास करने के लिए कह लीजिए एक तरह से। ठीक है, रॉक पेंटिंग्स करने लगे, यानी कि उन्हीं चट्टानों में जो है कुछ लिखने लगे, कुछ डिजाइन बनाने लगे। ठीक है, गुफाओं में रह के वे लोग क्या करेंगे, तो कुछ सोचने लगे, कुछ दिमाग लगाने लगे और उसी में जो है वो अपना कुछ पेंटिंग वगैरह करने लगे, रॉक पेंटिंग जिसको यहाँ पे कहेंगे। तो उन्हीं को हिंदी में हम लोग सेल चित्रकला कहा जाता है। सेल का मतलब होता है चट्टान या पत्थर। ठीक है, तो सेल चित्रकला क्या है, बेसिकली एक पेंटिंग है। जैसे कि मान लीजिए कोई जानवरों के बारे में वो लोग चित्र बना दिए। ठीक है, आगे हम लोग एक फिगर दिखाएंगे। देखिए ये फिगर, ये आपका एक सेल चित्र है जो कि एक चट्टान में देखने को मिला है गुफा के अंदर। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। तो इसी तरह से जो है यहाँ पे डिजाइन वगैरह बनाया करते थे, पेंटिंग वगैरह जो वो किया करते थे। तो सेल चित्रकला वे चित्र हैं जो गुफाओं और चट्टानों की दीवारों पर बनाए गए थे, और किसने बनाए थे, आदि मानव। ठीक है, तो ठीक है, इतना बात समझ में आ गया कि रॉक पेंटिंग क्या है, रॉक में बनाया जाने वाला पेंटिंग। अब इसका सबूत कहाँ से मिला, इसका जो साइज है, एविडेंस है, वो कहाँ से मिला। तो देखिए इसका जो एविडेंस है एमपी में मिला है, मध्य प्रदेश में मिला है, दक्षिणी उत्तर प्रदेश में देखने को मिला है। ठीक है, इसके अलावा ये चित्र भीमबेटका जैसे स्थलों पर पाए गए हैं। ठीक है, भीमबेटका जैसे स्थल पे देखने को मिला है। अगर बात करें कि इस चित्र में क्या दिखाया गया है, रॉक पेंटिंग जो बनाए जाते थे आदि मानव के द्वारा, उसमें जाहिर सी बात है किसी चीज़ के बारे में एक्सप्लेन तो किया जाएगा ना। कोई भी फिगर, कोई भी फोटो बनाया जाता है, चित्र बनाया जाता है, तो वो किसी चीज़ को रिलेट करके बनाया जाता है। तो इस चित्रों में जंगली जानवर का बहुत सुंदर और सजीव चित्रण किया गया है। कुछ चित्रों में शिकार के दृश्य और दैनिक जीवन की गतिविधियों भी दिखाई देती है। ठीक है, तो चित्र में क्या दिखाया गया है, तो वाइल्ड एनिमल्स का बहुत सुंदर और एक रियलिस्टिक चित्रण दिखाया गया है, शिकार का दृश्य दिखाया गया है, दैनिक जीवन की गतिविधियों को दिखाया गया है। अब जब हम लोग इस सेल चित्र को देखते हैं तो इनसे हमें क्या पता चलता है, हम लोग आदि मानव के बारे में क्या क्या जानकारी पता कर सकते हैं। तो देखिए पहला चीज़ तो यही है कि इन सभी सेल चित्रों से हम एक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि आदि मानव जो है वो क्रिएटिव माइंड के थे, क्रिएटिविटी उनमें थी, आर्टिस्टिक स्किल था उनमें। ठीक है, ये चित्र बताते हैं कि आरंभिक मानव रचनात्मक स्वभाव के थे, कुशल कलाकार थे। ठीक है, प्रकृति से उनका जुड़ाव था, क्योंकि जो सेल चित्र बनाए गए हैं ना वो नेचर से रिलेटेड थे। आप जानवर का ले लीजिए, पेड़ पौधे का ले लीजिए, तो वो सब भी तो नेचर है ना। तो इससे हमें पता चलता है कि कनेक्शन विथ नेचर, आदि मानव का जो कनेक्शन था वो नेचर के साथ जुड़ा था। जीवन शैली की झलक हमको देखने को मिलती है इन चित्रों में, हमें उनके जीवन के बारे में पता चलता है, उनके कार्य और इंटरेस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये था आपका रॉक पेंटिंग के बारे में, और ये चित्र आपके एनसीईआरटी किताब में दे रखा है। ठीक है, तो ये था आपका रॉक पेंटिंग के बारे में। आर्कियोलॉजिकल साइट्स के बारे में मैंने आपको जानकारी दे दी। अब देखिए एक नया टॉपिक है आग की खोज। धीरे धीरे मानव क्या करेंगे, आदि मानव उत्पात करेंगे। ठीक है, कुछ ना कुछ अपना आइडिया लगा के, दिमाग लगा के खोज करेंगे, और धीरे धीरे सभी चीज़ें वो लोग खोजना स्टार्ट कर देते हैं। आग की खोज करते हैं, पहिया का खोज करते हैं। ठीक है, खेती बाड़ी स्टार्ट कर देते हैं। तो धीरे धीरे वो लोग अपना दिमाग लगाएंगे। ठीक है, समय के साथ वो लोग दिमाग लगाएंगे और कुछ ना कुछ नई नई चीज़ें लाएंगे। तो अब बात आती है कि आग की खोज कैसे करेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कि वे लोग क्या करना सीख गए। तो यहाँ पे ये लोग जो है टूल बनाना सीख गए। ठीक है, औजार बनाना सीख गए, और औजार बेसिकली पत्थर वगैरह से बनाया करते थे। ठीक है, हड्डी वगैरह से बनाया करते थे। अब होता क्या था कि औजार बनाने के क्रम में एक पत्थर को दूसरे पत्थर के साथ ये लोग क्या करते थे, कह सकते हैं तो उसको आपस में रब करते थे। ठीक है, रब करते थे,
एक पत्थर को, एक स्टोन को दूसरे स्टोन के ऊपर जो है वो रब किया करते थे, या फिर कह सकते हैं कि उसका यूज करके ये लोग औजार बनाया करते थे। ठीक है, ये चीज़ होगी आपका। तो यहाँ पे ये चीज़ करते वक्त जब एक पत्थर के ऊपर दूसरा पत्थर को ये लोग जो है पटकते थे या फिर उसको रब करते थे, टकराते थे, तो उनसे क्या होता था कि कभी कभी चिंगारियाँ निकल जाती थी। ठीक है, अब चिंगारियाँ निकल जाती थी तो हो सकता है कि उसके आसपास के जो घास वगैरह रहा करते थे वो सब जल जाया करते थे। ठीक है, अब जब घास वगैरह जल जाते थे तो ये लोगों को जो है वो ठंडा के दिन में उनसे राहत मिलता था, गर्मी लगता था, तो ये लोगों को यहीं से जो है वो आइडिया मिलता है आग का। ठीक है, तो आग का जो जानकारी है आप इनको यहीं से मिलता है। एक्चुअली ये लोग जो है वो आग की खोज गलती से होती है एक तरह से कहा जाए तो, क्योंकि एक पत्थर को जब दूसरे पत्थर के साथ, ठीक है, टकराते थे तो उनसे चिंगारियाँ निकलती थी, और चिंगारियाँ निकलने के दौरान, ठीक है, अगर मान लो उसके आसपास घास वगैरह है तो उसमें आग लग जाती थी, और लगने के कारण उनको जब वहाँ पे गर्मी महसूस होता था, और ख़ास करके अगर ठंडा के दिन में ऐसा होता था तो वो लोगों को राहत भी मिलती थी गर्मी से। तो इस तरह से वो लोग जो वो इस प्रोसेस को सीख गए कि अगर दो चट्टान को रख दें, दो स्टोन को रख दें तो उससे चिंगारी निकलेगी, और चिंगारी निकलेगी तो फिर इससे आग निकलेगा और उसका हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, ठंडा के दिन में यूज किया जा सकता है। तो इस तरह से ये लोगों को जो है वो आग के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, और ये लोग जो है वो यहाँ पे आग जलाने के क्रम में ये चीज़ भी महसूस करते हैं, ये चीज़ भी अनुभव करते हैं कि उस आग को देख के जंगली जानवर भी भाग जाया करते थे। तो उनसे धीरे धीरे ये भी चीज़ें सीख मिलती है उनको कि अगर आग को जंगली जानवर देखेंगे तो वो लोग भाग जाएंगे। तो इस तरह से वक्त के साथ साथ धीरे धीरे ये लोग क्या करते हैं, चीज़ों को सीखते हैं। ठीक है, और फिर ये लोगों को आग के बारे में आइडिया लग जाता है। तो ये जो जानकारी है वो आपको कहाँ से मिलती है कि ये लोग आग जलाना भी सीख गए थे। तो इस चीज़ का साक्ष्य हमको कहाँ पे मिलता है, कुरनूल की गुफाओं में। ठीक है, कुरनूल की गुफाओं में राख के अवशेष पाए गए हैं। अब देखिए, गुफा में अवशेष पाए गए हैं तो गुफा में अवशेष कैसे पाया जाएगा, जाहिर सी बात है गुफा में आदिमानव रहेंगे और आग तापने के केस में यूज करेंगे। ठंडा के दिन में हो सकता है कि ये लोग जो है वो आग सेकते थे। ठीक है, जैसे कि अभी के लोग करते हैं ठंडा के दिन में, उसी तरह ये लोग किया करते थे, या फिर हो सकता है खाना वगैरह बनाने में किया करते होंगे। तो कहीं ना कहीं हमें ये चीज़ की जानकारी मिलती है कि आदि मानव ने जो है वो आग की खोज कर ली थी। ठीक है, इसका अर्थ है कि आरंभिक मानव ने आग जलाना सीख लिया था, भले इसका उपयोग जो भी हो, लेकिन ये लोग आग लगाना सीख लिए थे। फिर ज़्यादा सर्च करने के बाद हमें पता चलता है कि हो सकता है ये लोग आग का खोज कर लिए थे, तो इसका उपयोग प्रकाश के लिए क्या करते होंगे, रात के समय अंधेरे में देखने के लिए लोग आग का उपयोग करते थे। हो सकता है ये लोग भोजन पकाने के लिए क्या करते होंगे, हो सकता है ये लोग प्रोटेक्शन के लिए क्या करते होंगे, आग का उपयोग खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए किया जाता था। और आज भी आप लोग देख सकते हैं कि किसी गांव में हाथी वगैरह आ जाता है, जंगली जानवर आ जाता है, तो आग दिखाकर उन्हें भगाया जाता है। तो ये चीज़ वो लोग जो है वो क्या करते होंगे, ऐसा साक्ष्य के बारे में जो है वो साक्ष्य के तहत हमें जो है वो जानकारी प्राप्त होती है। अब आग की खोज का महत्व, तो आग की खोज उनके लिए एक ग्रेट अचीवमेंट थी, एक छोटी मोटी उपलब्धि नहीं थी, बहुत बड़ी उपलब्धि थी उनके लिए। आग की खोज आरंभिक मानव जीवन में एक ग्रेट अचीवमेंट थी। इससे उनका जीवन ज़्यादा सुरक्षित हो गया, सुविधाजनक हो गया। अब वो लोग कच्चा मांस वगैरह खाया करते थे, अब ये लोग क्या करेंगे, उसको पका के खाएंगे, थोड़ा सा टेस्टी के साथ खाएंगे। तो देखिए, अब आदि मानव के पास दिमाग जो है वो थोड़ा सा डेवलप हो रहा है, वो लोग नए नए चीज़ों की खोज कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ आपका हो गया। अब देखिए, अगला जो टॉपिक है आपकी किताब में वो है डेट्स के बारे में। कुछ नाम है, इंपॉर्टेंट नेम है और उसके डेट्स के बारे में है। और इस चीज़ को जानने से पहले हम लोग जो है यहाँ पे एक आपको जानकारी दे देते हैं पूरा इतिहास के बारे में, और ये जानकारी आपके काम की है कि हम लोग अभी जो है वो किस चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो देखिए, अगर मुख्यतः देखा जाए इतिहास को 3 भागों में बांटा जाता है, इसके बारे में सबको मालूम होगा। एंशिएंट हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास, इतना तो सबको पता होगा। अब जो यहाँ पे प्राचीन इतिहास है उसको भी 3 भागों में बांटा जाता है, प्री हिस्टोरिक एज, प्रोटो हिस्टोरिक एज और हिस्टोरिक एज, यानी कि प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो यहाँ पे जो कहा जाए प्राचीन काल,
प्राचीन काल को यहाँ पे जो है 3 भागों में बांटा गया है, प्री हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक और हिस्टोरिक। अब हम लोग जो यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं, वो है प्री हिस्टोरिक के अंतर्गत स्टोन एज के बारे में। ठीक है, प्री हिस्टोरिक जो यहाँ पे एज है उसको भी 2 भाग में बांटा गया है, एक स्टोन एज और एक है कॉपर एज। तो हम लोग जो है वो स्टोन एज के बारे में पढ़ेंगे। स्टोन एज को आगे चलकर 3 भागों में बांटा जाता है, एक पैलियोलिथिक एज, मीसोलिथिक एज और नियोलिथिक एज, यानी कि पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। अगर आप यहाँ पे ये चीज़ समझ जाते हैं तो आपको जो है वहाँ पे डेट और नाम याद करना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर इस डायग्राम को अपने कॉपी में बना लीजिएगा। इसके बारे में हम एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं। इतिहास 3 टाइप का हो गया, यहाँ पे 3 भाग में इसको बांटा गया है। एक्चुअली टाइप नहीं कहिएगा, यहाँ पे इसको 3 समय काल में बांटा गया है, एक प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। प्राचीन इतिहास को आगे चलकर 3 भाग में बांटा गया है, प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। अब प्री हिस्टोरिक एज क्या है, इसके बारे में जानिए। यह एक ऐसा टाइम पीरियड है जहाँ पे कोई भी रिटर्न एविडेंस नहीं है, यानी कि लिखित प्रमाण नहीं मिलता है। ठीक है, अब इसके बारे में कैसे जानते हैं, तो केवल साइट्स की मदद से, एविडेंस की मदद से। अभी मैंने आपको बताया था आर्कियोलॉजिकल साइट्स, तो उसी की मदद से हम लोगों को प्री हिस्टोरिक के बारे में पता चलता है। प्रोटो हिस्टोरिक के बारे में कैसे जानते हैं, तो देखिए प्रोटो हिस्टोरिक के बारे में भी, इसके बारे में लिखन मतलब कि रिटर्न एविडेंस तो अवेलेबल है, लेकिन इसको पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक है, यानी कि ऐसा लैंग्वेज में उसको लिखा गया है जिसको पढ़ पाना अभी तक संभव नहीं हुआ है। रिटर्न एविडेंस है लेकिन वो अनरीडेबल है, यानी कि उसको पढ़ा नहीं गया है। अगर हिस्टोरिक के बारे में बात करेंगे तो इसके पास रिटर्न एविडेंस है और उसको पढ़ा जा सकता है, पढ़ा गया है। ठीक है, रीडेबल रिटर्न एविडेंस इसके पास है। प्री हिस्टोरिक के बारे में मैंने आपको बताया, कोई भी रिटर्न एविडेंस इसके बारे में मौजूद नहीं है। प्रोटो हिस्टोरिक एज के बारे में मैंने आपको बताया, अनरीडेबल रिटर्न एविडेंस है, और यहाँ पे रीडेबल रिटर्न एविडेंस जो है वो है। और प्रोटो हिस्टोरिक एज को हम लोग ब्रॉन्ज एज के नाम से भी जानते हैं, कांस्य युग। ठीक है, जिसको कहा जाता है। और यही इसी के अंतर्गत हम लोगों को सिंधु घाटी वगैरह के बारे में पढ़ना होता है। और हिस्टोरिक एज में आपको जो वैदिक काल के बारे में जो है पढ़ना होता है, वैदिक काल से जो ये स्टार्ट होता है। तो ये सब कुछ बेसिक जानकारी थी ताकि आपको जो इतिहास के डेट के बारे में पता चल सके। तो इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग जो नो रिटर्न एविडेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी कि जितना भी साइट्स हम आपको इस चैप्टर के अंतर्गत बता रहे हैं, ठीक है, जितना भी एविडेंस बता रहे हैं, उसका कोई भी लिखित प्रमाण हमारे पास नहीं है, ना ही आपका यहाँ पे आर्कियोलॉजिस्ट के पास है। वो लोग केवल साइट्स के मुताबिक, ठीक है, साइट्स के तौर पे सभी चीज़ों को यहाँ पे हम तक जानकारी को पहुँचाते हैं। तो इसको आगे चलकर 2 भाग में बांटा गया, पाषाण काल और ताम्र काल। और इसी पाषाण काल के बारे में हम लोगों को चैप्टर में दिया हुआ है। ठीक है, पैलियोलिथिक एज यानी कि पूरा पाषाण काल, और इसका जो सीमा है, समय सीमा है, वो 20 लाख से लेकर 12,000 साल पहले की बात है। मध्य पाषाण काल 12,000 से लेकर 10,000 साल पहले की बात है। और ये आपका जो है नव पाषाण काल 10,000 साल पहले से लेकर 4,000 साल पहले की बात कही जाती है। तो इसका टाइम पीरियड भी आप लोग याद रखिएगा। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी है आपके सामने कि पैलियोलिथिक एज, तो इसमें मानव जो है वो आखेटक संग्राहक हुआ करता था। उसके बाद इसी में आपका जो है पूरा पाषाण काल में ही आदि मानव जो है आग का आविष्कार कर लेता है। ठीक है, इसके बाद धीरे धीरे समय बीतता है, ये लोग मध्य पाषाण काल में जाते हैं। यहाँ पे ये लोगों को कुछ बड़ी उपलब्धि नहीं मिलती है। फिर ये लोग आगे बढ़ते हैं, नव पाषाण काल में जाते हैं, और यहाँ पे जाकर ये लोग जो है पहिए का आविष्कार कर लेते हैं। अब पहिए का आविष्कार करेंगे तो एक जगह से दूसरे जगह जाना इनके लिए आसान हो जाएगा। इसके अलावा नव पाषाण काल में ये लोग कृषि का आविष्कार कर लेते हैं। ठीक है, खेती बाड़ी करने लगते हैं। पहले शिकार करके खाया करते थे, अब ये लोग फसल का उत्पादन करके खाया करेंगे। अस्थाई निवास यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। पहले लोग घूम घूम के जीवन यापन किया करते थे, अब ये लोग एक सेटल्ड लाइफ जिया करेंगे। पशुपालन ये लोग स्टार्ट कर देते हैं, और पशुपालन के तौर पे सबसे पहला जो जानवर है ये लोग कुत्ता पालते हैं। ठीक है, ये चीज़ों के बारे में आपको पता होगी। तो अब यहाँ पे एक बार इतना जानकारी प्राप्त करने के बाद एक बार इसको हम लोग यहाँ पे पढ़ लेते हैं, ताकि कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो आपको पता चल जाएगी। तो प्रागैतिहासिक काल को आगे चलकर स्टोन एज में बांटा गया, और स्टोन एज को यहाँ पे 3 भागों में बांटा जाता है, पूरा पाषाण काल, नव पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, और एक आपका है नव पाषाण काल। ठीक है, 3 टाइप में।
तो सबसे पहले देखिए पूरा पाषाण काल का क्या मतलब है। पूरा का मतलब होता है प्राचीन और पाषाण का मतलब होता है पत्थर यानी कि एंशियंट स्टोन। अच्छा, यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन है वो आपका स्टोन के बेसिस पे किया गया है, पत्थर के बेसिस पे किया गया है, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। तो पूरा पाषाण काल का अर्थ है प्राचीन पत्थर युग। लगभग 20 लाख साल पहले से लेकर 12,000 साल पहले की बात कही गई है, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। इस काल का नाम इसीलिए रखा गया क्योंकि आर्कियोलॉजिकल साइट से पत्थर के औजार बड़ी मात्रा में मिले हैं। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल में घटना जो है वो घटित हुई है। ये चीज़ हो गया आपका। आगे चलकर आपका जो है पूरा पाषाण काल को 3 भाग में बांटा जाता है, आरंभिक पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उत्तर पूरा पाषाण काल, ठीक है, अर्ली, मिडल और लेट पैलियोलिथिक। ये हो गया आपका। नेक्स्ट है आपका मध्य पाषाण काल या फिर इसी को मेसोलिथ युग के नाम से जानते हैं। और मेसो का मतलब होता है मध्य, लिथ का मतलब होता है पत्थर, ठीक है। पूरा मतलब क्या हो गया, मध्य पत्थर युग, मिडल स्टोन एज। टाइम पीरियड के बारे में मैंने आपको बता दिया, 12,000 साल पहले से 10,000 साल पहले की बात कही जाती है, ठीक है। इसके अलावा इस काल में पर्यावरण में बदलाव देखने को मिलते हैं। औजार छोटे आकार के हो गए जिन्हें लघु पाषाण माइक्रोलिथ्स कहा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, माइक्रोलिथ्स, ठीक है, यानी कि लघु पाषाण कहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं, तो मिसोलिथिक एज में, ठीक है, मध्य पाषाण काल में, या फिर इसका जो है टाइम पीरियड याद रखिएगा। अब यहाँ पे क्या होता है, हंसिया हो गया, साव हो गया, ठीक है, आदि औजार बने हैं जिनमें लकड़ी या हड्डी के जो है हैंडल्स लगाए जाते थे। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। किस समय जो है ये लोग क्या करते हैं, आदि मानव जो है हंसिया हो गया या औजार वगैरह बनाए करते थे, और या फिर कभी कभी इसको ऐसे दे दिया जाता था कि मिक्स औजार, ठीक है, मिक्स औजार कब बनाए करते थे, यानी कि लकड़ी या हड्डी यूज करके जो है औजार बनाया करते थे। तो ये आपका मध्य पाषाण काल में जो वो देखने को मिलता था, ठीक है। तो इसके बारे में भी आप लोग याद रखिएगा और इसका जो टाइम पीरियड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नव पाषाण काल अब आता है। नव का मतलब नया पत्थर, नया पत्थर युग। इसका टाइम पीरियड है 10,000 साल पहले, और 10,000 साल पहले से लेकर इसको कहा जाता है 10,000 साल पहले, ठीक है, 10,000 साल से लेकर 4,000 साल पहले तक, ठीक है। इसका टाइम पीरियड याद रखिएगा। इस युग में लोगों ने खेती करना और पशु पालना शुरू किया, ये भी इंपॉर्टेंट है। औजार अब चिकने और मजबूत स्टोन से बनाए जाने लगे थे। तो धीरे धीरे अब मानव लोग क्या कर रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए नया नया चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। तो इतना अब आपको पता चल गया जानकारी। अब देखिए अगला टॉपिक देखते हैं कि इस चैप्टर के अंतर्गत अगला टॉपिक क्या है। बदलती जलवायु। समय के साथ साथ जाहिर सी बात है जलवायु में यहाँ पे बदलाव देखने को मिलेंगे। तो लगभग 12,000 साल पहले, ठीक है, यानी कि बात कही जा रही है मध्य पाषाण काल, ठीक है, मध्य पाषाण काल के बारे में। तो पृथ्वी के जलवायु में बड़े बदलाव आए। तापमान बढ़ने लगा और वातावरण गर्म हुआ। गर्मी बढ़ने के कारण कई क्षेत्रों में घास के मैदान जो है वो बनने लगे, ठीक है, सूखा पड़ने लगा और घास के मैदान बनने लगे कहा जाए तो। इससे हिरण, बारहसिंघा और भेड़ हो गया, बकरी हो गया और गाय जैसे घास खाने वाले जानवरों की संख्या बढ़ गई। अच्छा, यहाँ पे जो है ना सूखा नहीं कह सकते हैं, ठीक है, वो कहना सही नहीं रहेगा। गर्मी बढ़ने के कारण कई क्षेत्रों में घास के मैदान बनने लगे, ये ठीक है। सूखा कहना यहाँ पे सही नहीं होगा क्योंकि सूखा अगर पड़ जाएगा तो फिर घास वगैरह भी नहीं उगेगा, ठीक है। तो होता क्या है कि घास के मैदान बनने लगे, और घास के मैदान अगर बनने लगे तो इससे हिरण है, बारहसिंघा है, भेड़, बकरी, गाय, ये सब जो है वो जाहिर सी बात है आने लगेंगी, इसकी संख्या बढ़ेगी। और अगर जानवर की संख्या बढ़ेगी तो फिर आदि मानव उसके पीछे पीछे जाते थे, आपको पता है। तो जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी इन मैदानों में उनके पीछे पीछे आने लगे। लोग धीरे धीरे इन जानवरों के बारे में जानने लगे, जैसे कि उनके खाने पीने की आदतें हो गया, ब्रीडिंग टाइम हो गया, ठीक है, इसके बारे में उनको जानकारी प्राप्त होने लगी। संभव है कि लोगों ने सोचना शुरू किया हो कि इन जानवरों को पकड़कर पालना उनके लिए उपयोगी हो सकता है। इसी समय में मछली भी भोजन के मुख्य स्रोत बन गई, ठीक है। तो ये लोग क्या किए कि धीरे धीरे बदलते मौसम के अकॉर्डिंग, ठीक है, अनुसार जानवर के पीछे पीछे चलना शुरू किए, और ये लोगों को जो है वो धीरे धीरे जानवरों के साथ रह रह के उनके आदतों के बारे में पता चल गया, और ये लोगों को जानवरों से खाद्य सामग्री भी प्राप्त होती थी, जैसे कि गाय से दूध वगैरह मिल जाता था। तो इस कारण से ये लोग अब क्या करेंगे कि उनके आदत को जान के उनको
यहाँ पे पालना स्टार्ट कर देंगे, पशुपालन की प्रक्रिया स्टार्ट कर देंगे, शुरू कर देंगे। ठीक है, वो लोगों के साथ ये सब जो है वो फ्रेंडशिप टाइप का करने लगेंगे, एक तरह से घुलने मिलने लगेंगे। तो खेती और पशुपालन की शुरुआत, तो अब वक्त के साथ ये लोग क्या करेंगे कि खेती और पशुपालन स्टार्ट करने जा रहे हैं अब। ठीक है, तो सबसे पहले ये लोग क्या करते हैं कि आपको पता था कि ये लोग पहले घुमा रहा करते थे एक जगह से दूसरे जगह मौसम के अकॉर्डिंग। तो अनाज इकट्ठा करना और खेती सीखना। तो उपमहाद्वीप के विभिन्न क्षेत्रों में हुआ क्या करता था कि गेहूं हो गया, जौ हो गया, धान प्राकृतिक रूप से उगने लगे। ठीक है, यानी कि ये लोग जहाँ पे रहा करते थे ना, तो वहाँ पे होता क्या था कि प्राकृतिक रूप से नेचुरली, पहले तो किन्हीं को आइडिया नहीं था कि गेहूं क्या होता है, जौ क्या होता है, धान क्या होता है। तो स्टार्टिंग में क्या होता है कि नेचुरली जो है प्राकृतिक रूप से ये सभी चीज़ें स्वयं उगा करते थे। और महिला, पुरुष और बच्चे शायद इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरते होंगे। ठीक है, तो ये लोग क्या करते हैं, जैसा कि आदि मानव का काम था कि जो भी इनको अच्छा लगता था, ठीक है, पेड़ पौधा हो गया, फ्रूट्स वगैरह हो गया, फल वगैरह हो गया, वो लोग खाते थे। तो हो सकता है ये लोग जो है वो गेहूँ, जौ वगैरह जो है वो खाने में प्रयोग किया करते थे, और ये लोगों को हो सकता है उनका टेस्ट अच्छा लगा, और फिर ये लोग जब इसको कंटिन्यू खाने लगे तो इससे क्या होगा कि ये लोग फिर उनका जो है बीज वगैरह बटोरने लगे। ठीक है, उनको जमा करने लगे ताकि ये लोग अगर दूसरा जगह जाएं जहाँ पे ये सभी चीज़ें ना मिले तो वहाँ पे इसका उत्पादन किया जा सके। ठीक है, तो बहुत समय लगा, ये सब भले आप पढ़ रहे हैं यहाँ पे, तो ये सभी छोटी छोटी घटनाएं होने में ना सालों साल का समय लगा है। ठीक है, धीरे धीरे लोग जानने लगे कि अनाज कहाँ उगते हैं और कब पकते हैं। तो बहुत जगह मंडराने के बाद, घूमने के बाद ये लोगों को पता चल गया कि किस जगह पे, किस लोकेशन में किस चीज़ की उत्पादन होती है, क्या चीज़ जो है वो उगते हैं। तो ये लोगों को पता लगने लगा कि अनाज कहाँ उगते हैं, कब पकते हैं। ऐसा करते करते लोगों ने खुद अनाज उगाना सीख लिया और कृषक बन गए। ठीक है, तो इसी तरह से अनुभव लेते लेते ये लोग क्या करते हैं, कृषक जो है वो बन जाते हैं। ठीक है, खेती करना स्टार्ट कर देते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब जलवायु में परिवर्तन होता है मध्यकालीन में, तो ये लोग क्या करते हैं कि जानवरों के पीछे पीछे चलना शुरू कर देते हैं ताकि ये लोगों को चलता फिरता भोजन भी मिल जाए। तो लोग अपने आसपास, ठीक है, अपने घर के पास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित करते थे। तो जानवरों से ये लोग परिचित हो चुके थे पहले, तो अब ये लोगों को काम है कि जानवरों को पालतू बनाना। तो लोग अपने घर के आसपास जो वो चारा रखकर जानवरों को अट्रैक्ट करते थे। सबसे पहले पालतू किया गया जानवर था कुत्ते का जंगली पूर्वज। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, वाइल्ड एंसेस्टर ऑफ द डॉग, याद रखिएगा। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय और सूअर जैसे जानवरों को अपने घरों के पास आने के लिए प्रोत्साहित करने लगे, और ऐसा ही जानवर को ये लोग अपने पास आने देते थे जो कहा जाए तो नुकसान नहीं पहुंचाता था, जो हिंसक नहीं होता था। ठीक है, ये जानवर झुंड में रहते थे और घास खाते थे। लोग जंगली जानवरों के हमलों से उनकी रक्षा किया करते थे। इस तरह धीरे धीरे लोग पशुपालक बन गए। ठीक है, तो ये लोग वही सब जानवर को पालना शुरू किया जिनसे ये लोगों को प्रॉफिट होता था, जैसे कि भेड़ से इनको दूध वगैरह मिल जाता था, बकरी से भी, गाय से भी। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें, और इसके अलावा इसका जो है मीट वगैरह, मांस वगैरह भी ये लोग खाया करते थे। ठीक है, तो फिर ये लोग जो पालतू बनाना स्टार्ट कर देते हैं। ये चीज़ हो गया। अब बसने की प्रक्रिया, तो अब देखिए ये लोगों की जिम्मेदारी जो है वक्त के साथ बढ़ रहा है, चूँकि जानवर पालने लगे, खेती बाड़ी स्टार्ट कर दिए। तो अब कहीं पे अगर ये लोग फार्मिंग करेंगे, खेती करेंगे, तो क्या खेती आपका 1-2 दिन में हो जाएगा? नहीं। फल को उगाना, उसको बोना, फिर उगाना, उसको कटाई करना, तो लगभग कम से कम 3-4 महीने, 5-6 महीने, सालों भर लग सकते हैं। डिपेंड करता है कि वो किस टाइप की फसल बोते थे। तो अब अगर वो लोग फसल वगैरह बोना स्टार्ट कर दिए तो अब उसको जो है वो एक जगह टिकना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा, तभी वो फसल की देखरेख कर पाएंगे, जानवरों की देखरेख कर पाएंगे। ठीक है, तो ये लोग क्या करते हैं, अब स्टार्टिंग से वक्त के साथ धीरे धीरे जो है वो बसने की प्रक्रिया अपनाने लगते हैं। डोमेस्टिकेशन, ठीक है, डोमेस्टिकेशन ये जो टर्म है वो कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो याद रखिएगा। जब लोगों ने पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने की शुरुआत की तो इसे बसने की प्रक्रिया यानी कि डोमेस्टिकेशन के नाम से जाना गया। ठीक है, तो इस टाइप के सवाल देखने को मिले हैं, और यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलता है एग्रीकल्चर। बहुत लोग क्या करते हैं, जानकारी के अभाव के कारण एग्रीकल्चर टिक कर देते हैं, जो कि आपका गलत है।
आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इसका जो जवाब होना चाहिए वो डोमेस्टिकेशन होना चाहिए। जब लोगों ने पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने की शुरुआत की तो इस बसने की प्रक्रिया को डोमेस्टिकेशन कहा गया, और इसके लिए अल्टरनेटिव जो वर्ड है वो द प्रोसेस ऑफ सेटलिंग हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, जो पौधे और जानवर हैं वे जंगली रूपों से अलग होते थे, यानी कि जो भी ये लोग पौधे और जानवर अपनाते थे, ठीक है, रखते थे, वो जंगली जानवर या जंगली पौधे से भिन्न हुआ करते थे। अब यहाँ पे बात आती है कि सेटलमेंट तो ये लोग स्टार्ट कर दिए, ठीक है, एक जगह स्थायी बनना शुरू कर दिए हैं। अब ये लोग पौधों का चयन भी करते थे, जानवरों का चयन भी करते थे। तो किस टाइप का पौधों का चयन करेंगे, किस टाइप का जानवरों का चयन करेंगे, इसके बारे में जानकारी दे रखी है। जैसे कि पौधों का चयन करने में ये लोग कुछ बातों का ध्यान रखते थे कि वैसा पौधा चुनना है जो कम बीमार पड़े। अब आप सोचिएगा कि पौधा भी बीमार पड़ता है, तो इसको ऐसे आप समझ सकते हैं कि वैसा पौधा ये लोग चुनते थे जिसमें कीड़ा मकोड़ा नहीं लगता था, जो जल्दी सड़ता नहीं था, ख़राब नहीं होता था, जिनमें जल्दी कीड़े नहीं लगते थे, जिनमें बड़े दाने हों। ठीक है, बड़े दाने होने से ये लोगों को फ़ायदा होता था, खाने वगैरह में ये लोगों को सुविधा होता था, ज़्यादा खाना मिल जाता था। जिनके मजबूत डंठल हो, धानों का भार झेल सकें। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें ध्यान में रखकर जो है ये लोग अनुभव के साथ पौधों का चयन करते थे। ऐसे पौधों के बीजों को सुरक्षित रखकर अगली फसल के लिए उपयोग किया जाता था। ठीक है, अब बात आती है जानवरों का चयन कैसे करेंगे। तो ऐसा जानवर चुनेंगे जो अहिंसक हो, अहिंसक और शांत हो, जिन्हें सहजता से पाला जा सके। अब ऐसा तो नहीं है कि ये लोग शेर और बाघ पाल लेंगे तो पता चलेगा कि ये लोग उसको पालते पालते खुद निपट गए, तो ऐसा नहीं था। ये लोग बहुत ही अनुभव के साथ हर चीज़ को एक्सपीरियंस किए, अनुभव किए, सीखे, जाने, जानवरों के बारे में जानकारी इकट्ठा किए, और उन लोगों के साथ साथ रहते रहते ये लोगों को पता चला कि ये जानवर हिंसक नहीं है, कौन जानवर हिंसक है, कौन जानवर हिंसक नहीं है, किस जानवर से ये लोगों को प्रॉफिट है, किस जानवर से नुकसान है। तो ये सभी चीज़ें समझने के बाद ये लोग जानवरों का चयन करते हैं। इसीलिए पालतू जानवरों के दांत और सींग जंगली जानवरों की तुलना में छोटे होते थे। ठीक है, तो देखिए दांत भी ये लोग देखते थे कि अगर छोटा दांत होता था तो वो समझ लेते थे कि ये ज़्यादा हिंसक नहीं है, और फिर वो लोगों को जो है यहाँ पे वे लोग पालते थे। ठीक है, इसलिए पालतू जानवरों के दांत और सींग जंगली जानवरों की तुलना में छोटे होते थे, और इस कारण से फिर ये लोग जो पालना स्टार्ट किए। बसने की प्रक्रिया का फैलाव। अब ये जो डोमेस्टिकेशन है वो पूरे दुनिया में धीरे धीरे फैलने लगी। यह लगभग 12,000 साल पहले शुरू हुई थी, यानी कि कहा जाए तो मध्य पाषाण काल में स्टार्ट हुई थी। प्रारंभिक फसलें और पालतू जानवर। तो सबसे पुरानी जो फसलें थी स्टार्टिंग में कहा जाए, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, तो सबसे पुरानी जो फसल है, ओल्डेस्ट जो क्रॉप्स है, या फिर पूछा जाता है सबसे पहले किस फसल का खेती किया गया था, तो गेहूं और जौ। सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया गया था, तो कुत्ता को। ठीक है, उसके बाद आपका भेड़ और बकरी वगैरह आता है। ठीक है, अब देखिए आदिमानव ने बहुत तरक्की कर लिया। ठीक है, आदिमानव ने क्या कर लिया, बहुत तरक्की कर लिया, यानी कि पूरा पाषाण काल से अब ये लोग नव पाषाण की ओर अग्रसर हो गए हैं। ठीक है, तो अब नव पाषाण काल में बहुत लंबा समय के बाद ये लोगों के जीवन शैली में बदलाव देखने को मिलेगा। ठीक है, बदलाव तो देखने को आपको मिल रहा होगा कि पहले शिकार करके खाया करते थे, अब ये लोग खेती उत्पादन करने लगे, पशुपालक बन गए हैं, तो धीरे धीरे इनमें बदलाव देखने को मिल रहा है। अब क्या होता है कि नव पाषाण काल में लगभग 10,000 साल से 4,000 साल पहले की बात है, तो इसमें अब क्या करेंगे कि ये लोगों के जीवन शैली में बदलाव देखने को मिलेगा। तो पौधे उगाना और ठहराव। जब लोग पौधे उगाने लगे तो उन्हें लंबे समय तक एक ही जगह पे रहना पड़ा। मैंने आपको बताया कि पौधे उगाएंगे तो ये एक दिन की तो बात नहीं है, लंबे समय तक इनको एक ही जगह पे सेटल होना पड़ेगा, रहना पड़ेगा, क्योंकि बीज बोने से लेकर फसल पकने तक कई महीने या साल लग जाते थे। अब यहाँ पे अगर ये लोग खेती करेंगे तो कुछ काम भी इनको करना पड़ेगा। सिंचाई करते थे, खरपतवार हटाते थे। खरपतवार कहने का मतलब जो अनडिजायरेबल जो प्लांट्स होते हैं, ठीक है, खुद उग जाते हैं, जिसको आप लोग घास वगैरह के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो वो आपका खरपतवार होता है। एक्चुअली ये साइंस का टॉपिक है, खरपतवार, जिसको वीड्स कहा जाता है, और इसको कंट्रोल करने के लिए वीडिसाइड यूज किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मतलब आप घास वगैरह समझिएगा जो कि फसल के साथ स्वयं उग जाते हैं। तो खरपतवार हटाया करते थे। जानवरों और चिड़ियों से फसलों की रक्षा किया करते थे। ठीक है, अनाज की देखभाल और उपयोग। फसल काटने के बाद अनाज को बहुत संभाल कर रखना पड़ता था, क्योंकि अनाज का उपयोग भोजन और बीज दोनों रूप में किया जाता था। ठीक है, अब बात आती है कि ये लोग अनाज उगाना सीख गए,
तो अनाज उगाएंगे तो जाहिर सी बात है कि एक दिन में खा के समाप्त नहीं करेंगे। अगर अनाज उगाए हैं तो हो सकता है महीनों भर या सालों भर वो लोग उस चीज़ को जमा करके रखेंगे, इकट्ठा करके रखेंगे और सालों भर खाएंगे। ख़राब जब मौसम हो जाएगा, जिस मौसम में अगर ये लोग फसल नहीं उगा पाएंगे तो फिर वो उसका जो है इसका उपयोग करेंगे। जिस तरह आपने देखा होगा चींटी वगैरह करती है, जानवर वगैरह करते हैं, पक्षी वगैरह करते हैं कि ख़राब मौसम में अगर उनको खाना नहीं मिलता है तो वो पहले से ही खाना वगैरह को जमा करके रखते हैं। आजकल भी इंसान लोग करते हैं, सब कोई करते हैं ऐसा। तो ये लोग भी वैसा ही करने लगे कि अनाज की देखभाल और उनका जो भंडारण करने लगे। नीड फॉर स्टोरेज बहुत अति आवश्यक पॉइंट है आपका, स्टोरेज करना बहुत ज़रूरी है। तो कहाँ पे स्टोरेज करेंगे? तो लोगों को अनाज संभालने और सुरक्षित रखने के तरीके खोजने पड़े। तो कहाँ पे रखेंगे? मिट्टी के बड़े बर्तन में रखेंगे। टोकरियाँ बुनने लगे ये लोग, ज़मीन में पिट्स यानी कि गड्ढे खोदने लगे और उसमें ये लोग जो है वो उसको स्टोर करके रखने लगे। इसका आउटकम क्या निकला? तो इस तरह लोग अब स्थान पर जो वो एक स्थान पर सेटल होने लगे। यह नवीन जीवन शैली मानव इतिहास में एक बहुत ही बड़ा चेंज था, मेजर चेंजिंग था ये चीज़, ठीक है। तो इतना जानकारी आपको यहाँ पे प्राप्त हुई। तो बहुत ही थोड़ा सा लंबा चैप्टर है, इसीलिए आपको जो है यहाँ पे थोड़ा लंबे समय तक इस चीज़ को देखना है। चलिए आगे देखते हैं। अब जानवर जो है वो इनके लिए अब क्या हो चुके थे? चलते फिरते खाद्य भंडार हो चुके थे, ठीक है। जहाँ भी जाते अपने साथ जानवर भी लेके जाते, पालने लगे थे ना जानवर ये लोग। तो जहाँ भी जाते जानवर के साथ जो ये लोग चलते थे, जानवर को लेते खुद के साथ जो वो ले जाते थे। तो जानवर बच्चे देते थे जिससे उनकी संख्या बढ़ती थी, ठीक है। अगर उनकी देखभाल की जाए तो वे लंबे समय तक जीवित भी रहते थे। जानवरों से इनको मिल्क मिलता था और ये आपका रिच सोर्स ऑफ फूड था। उनके मांस भी प्राप्त होता था उनसे, ठीक है। और पता है मांस में आपको न्यूट्रिएंट्स वगैरह मिलता है, प्रोटीन वगैरह मिलता है। हालांकि इनको उस टाइम में उतना जानकारी नहीं था कि किसमें क्या मिलेगा, बस इन लोगों को पेट भरने से मतलब था, ठीक है। पशुपालन को भोजन का भंडारण का तरीका कहा जाता था। पशुपालन को भोजन का भंडारण का तरीका, ठीक है, कहा जाता था। यानी कि पशुओं को पालने से ये लोगों को भोजन में प्राप्ति होती थी ना, इसीलिए इसको जो है वो मेथड ऑफ फूड स्टोरेज भी कहा गया है। क्योंकि ये जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार की तरह हैं, जब जरूरत हो तब उनसे भोजन प्राप्त किया जा सकता था, ठीक है। पशुपालन ने मानव जीवन को अधिक स्थिर और सुरक्षित बनाया है, मोर स्टेबल एंड सिक्योर बनाया है, ठीक है। तो देखिए एक ये छोटा मोटा उपलब्धि नहीं है ये, ठीक है, एक ग्रेट अचीवमेंट के अंतर्गत आ जाता है। अब देखिए जो यहाँ पे बात करते हैं आरंभिक कृषक यानी कि आदि मानव जो यहाँ पे किसान बने, जो पशुपालक बने, इस चीज़ के बारे में तो हमने आपको बता दिया कि ये लोग अब जो है वो पशुपालक बन गए हैं, किसान बन चुके हैं, ठीक है। और ये नवपाषाण काल का बात है। अब ये लोग पशुपालक और कृषक तो बन गए, तो इस बात की जानकारी हमें कहाँ से मिली, इसका साक्ष्य कहाँ से मिला, साक्ष्य के बारे में भी हमें जानना है, ठीक है। तो आर्कियोलॉजिस्ट इस चीज़ को सर्च करते हैं और वही बात है कि हम तक जानकारी को पहुँचाए हैं। तो इनका मानना है कि ये सभी जो साक्ष्य हैं वो आपका नॉर्थ वेस्ट रीजन में देखने को मिला है, मॉडर्न कश्मीर में देखने को मिला है, ठीक है, पूर्वी और दक्षिण भारत में देखने को मिला है, ठीक है, पूरे उपमहाद्वीप में देखने को मिला है, ये सभी चीज़ों का साक्ष्य। अब इसके पीछे जो साइंटिफिक एग्जामिनेशन है, वैज्ञानिक द्वारा जो जांच किया गया है, उसमें क्या क्या जानकारी निकल के आई है, इसके बारे में भी आपको मालूम होना चाहिए। यह पता लगाने के लिए कि ये स्थान वास्तव में कृषक और पशुपालक बस्तियां थे या नहीं, वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधे और पशुओं के अवशेषों का अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो देखिए इस चीज़ को वेरीफाई करने के लिए कि जो साक्ष्य इनको मिला है वो कृषक और पशुपालक बस्तियां थी या नहीं, इस चीज़ के लिए ये लोग खुदाई करते हैं और उनसे जो भी साक्ष्य मिलते हैं, जो भी अवशेष मिलते हैं इनको, उनका स्टडी करते हैं। खुदाई में जले हुए अनाज के दाने मिले हैं। अब अनाज के दाने मिले हैं तो इससे कुछ ना कुछ आइडिया लगा होगा, ये लोगों को कुछ ना कुछ जानकारी मिली होगी कि आदिमानव इसका उपयोग क्यों करते थे। संभव है कि ये दाने गलती से या जानबूझकर जलाए गए हों। तो ये लोग बेसिकली यहाँ पे क्या करते हैं, ठीक है, आर्कियोलॉजिस्ट लोग जो हैं, जो साइंटिस्ट लोग हैं, एक तरह से सीबीआई की तरह ये लोग जांचते हैं। एक थोड़ा सा कुछ हिंट मिला, कुछ सबूत मिला तो उसको एक्सप्लेन करेंगे ये लोग चीज़ कि आखिर आदिमानव के पास ये चीज़ आया तो आया कहाँ से, अगर आया तो ये लोग इसका यूज कहाँ से करेंगे, क्यों करेंगे। तो पूरा जब खोजबीन करना शुरू कर देते हैं और जो भी जानकारी इनको मिलती है वो हम तक साझा करते हैं किताबों की मदद से, ताकि विद्यार्थी भी इसके बारे में जान सकें, ठीक है। संभव है कि ये दाने गलती से या जानबूझकर जलाए गए होंगे।
वैज्ञानिक इन दानों की पहचान कर फसल के प्रकार बता सकते हैं। भले दाने जल गए लेकिन कुछ ना कुछ उनसे अवशेष मिला है, और अगर उनका कार्बन डेटिंग वगैरह किया जाए, ठीक है, उनको यहाँ पे अगर कहा जाए, उनका उम्र वगैरह बताया जाए, जैसे बहुत सारा अभी टेक्निक हो गया है, ठीक है, केमिस्ट्री में आप इस चीज़ को पढ़िएगा, कार्बन डेटिंग वगैरह, जो पुरानी चीज़ें जो भी अवशेष वगैरह मिलते हैं, ठीक है, तो उनका यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करके उनके आयु के बारे में पता लगाया जा सकता है कि ये चीज़ कितने वर्ष पुराना वाला चीज़ है, ठीक है, और कुछ ना कुछ उसके बारे में जानकारी मिल जाती है। तो बहुत सारी टेक्निक ऐसी हो चुकी है, ठीक है। तो साइंटिस्ट जो है वो इस चीज़ के बारे में पता कर सकते हैं। वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियों की पहचान भी करते हैं। आज भी ये सभी चीज़ें आपको न्यूज़ के माध्यम से देखने को मिलती है। इससे यह पता चलता है कि उस समय के लोग कौन से जानवर पालते थे और उनका उपयोग कैसे करते थे, ठीक है। इन साक्ष्यों से यह स्पष्ट होता है कि आरंभिक मानव ने खेती और पशुपालन दोनों शुरू कर दिए थे। तो यहाँ पे मैंने जो है आपको साक्ष्य के बारे में बताया कि एविडेंस जो है, हम जितना भी चीज़ों के बारे में भी बात किए, डिस्कस किए, इनका एविडेंस आपको कहाँ से मिला, ठीक है। आदि मानव का जो एविडेंस है वो वैज्ञानिकों को या फिर आर्कियोलॉजिस्ट को कहाँ से मिला है, तो इसके बारे में मैंने आपको बता दिया कि संपूर्ण जो महाद्वीप है यहाँ पे देखने को मिला है, चाहे आपका नॉर्थ वेस्ट रीजन हो गया, मॉडर्न कश्मीर हो गया, ईस्टर्न एंड साउथर्न इंडिया हो गया, ये सभी जगहों पे देखने को मिले हैं, ठीक है। अगला टॉपिक है आपका अस्थायी जीवन की ओर। तो हालांकि अब धीरे धीरे ये लोग तो अस्थायी जीवन की ओर आने लगे थे ना, जानवरों को पालतू बनाना शुरू कर दिए थे, पेड़ पौधे उगाना शुरू कर दिए थे, फसल वगैरह उगाना शुरू कर दिए थे, ठीक है। तो अब उससे से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखा है कि अस्थायी जीवन की ओर जब ये लोग अग्रसर होते हैं तो जाहिर सी बात है कि अब यहाँ पे ये लोग अस्थायी निवास बनाएंगे। तो अस्थायी निवास बनाएंगे तो घर वगैरह भी बनाएंगे, चाहे गुफा बनाएंगे, चाहे घर बनाएंगे, कुछ ना कुछ तो रहने के लिए बनाएंगे, ऐसे खुले आसमान में तो नहीं रहेंगे। तो आरंभिक घर और झोपड़ियाँ, तो अर्ली हाउसेस एंड हट्स के बारे में यहाँ पे जानकारी दे रखी है कि आदि मानव जो है अपना अस्थायी जीवन बिताएंगे तो घर जो बनाए थे वो किस टाइप का घर था, ठीक है, और इसका सबूत कहाँ पे मिला है। तो आर्कियोलॉजिस्ट ने कुछ स्थानों पर झोपड़ियाँ और घरों के निशान मिले हैं आर्कियोलॉजिस्ट को। जैसे कि एक एग्जाम्पल है आपका बुर्ज होम, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बुर्ज होम, जो कि अभी आधुनिक कश्मीर का एक पार्ट है, हिस्सा है, उसी के अंदर आने वाला एक इलाका है। यहाँ के लोग गड्ढे के नीचे पिट हाउसेस बनाते थे जिन्हें गर्तावास कहा जाता था, ठीक है। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी जिससे लोग अंदर बाहर जा सकते थे। ऐसे घरों में ठंड के मौसम से सुरक्षा मिलती थी। झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों जगह आग जलाने के स्थान मिले हैं। संभव है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते थे। तो ये जो है वो साक्ष्य मिला है, ठीक है। आर्कियोलॉजिस्ट को इस चीज़ के बारे में यहाँ पे साक्ष्य मिला है, यानी कि जानकारी मिला है, ठीक है। ये चीज़ आपका हो गया, और नाम याद रखिएगा बुर्ज होम। इसके अलावा क्या जानकारी इनको प्राप्त हुई है, तो कई पुरा स्थलों से पत्थर के औजार इनको देखने को मिले हैं जो पूरा पाषाण युग के औजार से भिन्न है, यानी कि पैलियोलिथिक एज के जो यहाँ पे टूल्स थे उनसे बहुत अलग हैं। तो इनसे ये लोग पता लगाएं कि देखिए ये जो औजार है वो पैलियोलिथिक एज का तो नहीं है, तो फिर ये लोग जो है वो पता लगाते हैं कि नहीं ये जो है आपका नियोलिथिक एज का है, ठीक है। ये नवपाषाण युग के औजार हैं। इनमें कई औजार के धार को यहाँ पे जो शार्प करने के लिए पॉलिश की गई है, ठीक है। न्यूलिथिक टूल्स वेर ऑफन पॉलिश टू मेक देम शार्पर, ठीक है, वो चीज़ हो गया। ओखली और मुसल का प्रयोग अनाज और पौधों को पीसने में किया जाता था। आज भी ये औजार अनाज पीसने के लिए उपयोग में लाए जाते थे। तो ये जो सभी बातें हैं वो आपका कहाँ से निकल के आ रहा है, तो ये बुर्ज होम की कहानी है, ठीक है। बुर्ज होम में आर्कियोलॉजिस्ट को ये सभी चीज़ें जानने को मिली है। आगे है आपका नवपाषाण पुरास्थलों से मिट्टी के बर्तन भी देखने को मिली है। कई बर्तनों पर आपका डेकोरेशन किया गया है। बर्तनों का उपयोग क्यों किए जाते थे, आप अगर सोचिएगा तो पता चला है कि आदि मानव जो है बर्तनों का उपयोग क्यों किया करते होंगे, तो चीज़ों को स्टोर करने के लिए, खाना पकाने के लिए, ठीक है। लोग अब चावल, गेहूं और दलहन जैसे अनाज खाने लगे हैं। उन्हें कपास जैसे पौधों को उगाना भी शुरू कर दिया है। कपड़े बुनने लगे हैं। पहले जानवरों की खाल पहना करते थे, लेकिन अब देखिए नियोलिथिक एज में ये लोग क्या करने लगे हैं कि ये लोग सीख चुके हैं, ठीक है, पौधे उगाना सीख चुके हैं, कपड़ा को बुनने लगे हैं, सिलने लगे हैं, तो जाहिर सी बात है पहनने भी लगे होंगे। ये सभी परिवर्तन हर जगह एक साथ नहीं आया है, ठीक है, समय के साथ देखने को मिला है।
कुछ स्थानों पर लोग अभी भी शिकार और भोजन संग्रह करते रहे, जबकि अन्य जगहों पर लोग खेती और पशुपालन अपनाने लगे। कई लोग मौसम के अनुसार अपनी जीविका का तरीका जो बदलते रहते थे। ठीक है, मौसम के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे ये लोगों का जो है आजीविका जो है बदलता रहता था। धीरे धीरे मानव जीवन आपका घुमंतु के अस्थायी जीवन की ओर बढ़ा। तो पहले क्या था कि ये लोग नोमैडिक था, यानी कि घुमंतु जीवन जीता था। ठीक है, इधर उधर घूमता रहता था, लेकिन अब ये लोग सेटल्ड लाइफ जिएगा। ठीक है, तेज हो गया है ये लोग। अब ये लोग जो है वो इन लोगों का दिमाग डेवलप हो चुका है, तो ये लोग अब जान गए हैं कि इधर उधर घूमने से कोई मतलब नहीं है। आराम से एक जगह बैठ के खाना पीना खाओ और ऐश मौज करो। ठीक है, तो ये लोग अब अस्थायी जीवन की ओर अग्रसर होने लगे हैं। ठीक है, अब देखिए आप जो है वो आखिरी पड़ाव पे है इस चैप्टर का। एक और जगह के बारे में आपका डिटेल दे रखा है। ठीक है, क्लोज ऑब्जर्वेशन, यानी कि मेहरगढ़ में जीवन और मृत्यु एक जगह है। जैसे कि अभी बुरझोम के बारे में मैंने आपको बताया, तो उसी तरह से मेहरगढ़ एक जगह है। ठीक है, और मेहरगढ़ से यहाँ पे जो है आपको कुछ यहाँ पे जानकारी देखने को मिली है, कुछ साइट्स देखने को मिली है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसी के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो बात अगर किया जाए मेहरगढ़ के बारे में, तो मेहरगढ़ एक फर्टाइल प्लेन था, यानी कि हरा भरा समतल क्षेत्र था, जो कि बोलन दर्रे के पास स्थित है। यह दर्रा ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्तों में से एक था। ठीक है, कृषि और पशुपालन की शुरुआत, तो इस जगह पे कृषि और पशुपालन की शुरुआत होती है। और यहाँ पे जो स्त्री पुरुष हैं वो सबसे पहले क्या करते हैं, जौ और गेहूँ उगाना सीखते हैं। भेड़ और बकरियां पालना शुरू किए थे यहाँ पे। ठीक है, और ये सभी चीज़ें हमें साइट्स की मदद से पता चल रही है। ठीक है, पशुओं और हड्डियों के साइट्स यहाँ पे मिले हैं, सबूत मिले हैं। खुदाई में विभिन्न जानवरों की हड्डियाँ देखने को मिली है। हिरन और सुअर जंगली जानवरों के रूप में देखने को मिली। भेड़ और बकरी की हड्डियाँ देखने को मिली है, और ये लोग अंदेशा लगाएं कि इसका उपयोग ये लोग पालतू जानवर के रूप में करते होंगे। हिरन और सुअर का मिला है, तो ये लोग यहाँ पे उस चीज़ को सर्च किया, पता चला कि ये लोग जंगली जानवर के रूप में इनकी हड्डियाँ देखने को मिली है। घरों की रचना के बारे में जानकारी मिली है कि मेहरगढ़ में जो घर बनाए गए थे वो किस टाइप के थे, और ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, यहाँ से सवाल देखा गया है। मेहरगढ़ में चौकोर और आयताकार घरों के अवशेष मिले हैं। ठीक है, कभी कभी यहाँ पे दे देता है राउंड होम या सर्कल होम, जो कि गलत है। आयताकार या चौकोर घर देखने को मिले हैं। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे थे। कुछ कमरे शायद भंडारण के लिए उपयोग किया जाते थे। मृत्यु और विश्वास में ये लोग बिलीव करते थे। ठीक है, मेहरगढ़ के जो लोग थे, जो आदि मानव थे, ये लोग विश्वास किस पे करते थे कि लोगों का मानना था कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है। इसीलिए ये लोग क्या करते थे, मृतकों को कब्रों में दफनाते थे और उनके साथ कुछ वस्तुएं भी रखते थे ताकि उन्हें परलोक में उपयोग मिल सके। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि मेहरगढ़ में जो लोग हुआ करते थे, वो लोगों में से अगर कोई मर जाता था तो वो लोग उसको कहाँ पे दफनाते थे, कब्रों में दफनाते थे। और उसको दफनाने के साथ साथ उनके साथ जो है वो बहुत सारी सामग्रियाँ भी रख देते थे, जैसे खाने का सामग्री हो गया, ओढ़ने पहनने वगैरह का सामग्री हो गया। और ये लोगों को ऐसा लगता था कि मरने के बाद भी जीवन है, परलोक में जब ये लोग जाएंगे तो वहाँ पे इसका जो है उपयोग करेंगे। तो ऐसा विश्वास जो है ये लोगों को था, मेहरगढ़ के लोगों को। तो ये भी आपका जो है वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। मेहरगढ़ में कई कब्रें मिली हैं। एक कब्र में तो एक मृतक के साथ एक बकरी भी मिली है। तो सोचिए अब इसका क्या मतलब होगा। ठीक है, एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी भी मिली है, यानी कि मृतक और बकरी को साथ में दफनाया गया था। ठीक है, मेहरगढ़ मानव इतिहास का एक प्राचीन कृषि और पशुपालन केंद्र था। यहाँ के लोग अस्थायी जीवन, कृषि, पशुपालन और परलोक में विश्वास करते थे। ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब देखिए आपका इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है वो है, ठीक है, लास्ट टॉपिक आपका हो गया है अन्यत्र इल्सवेयर, जो कि एक्स्ट्रा 2 पॉइंट के बारे में दे रखा है। और ये भी आपका एक तरह से एविडेंस दे रखा है। ठीक है, 2 जगहों के बारे में बात की गई है एविडेंस के तौर पे। जैसे कि पहला है फ्रांस में गुफा की चित्रकारी। फ्रांस में एक गुफा की चित्रकारी देखने को मिली है, ठीक है, जो कि गुफा के ऊपर बनाया गया था। और दूसरा है एक नवपाषाणिक पूरा स्थल के बारे में, ठीक है, उसके बारे में जानेंगे। तो एक गुफा में की गई चित्रकारी के बारे में आपको पढ़ना है यहाँ पे, जो कि फ्रांस में देखने को मिली है। ठीक है,
और इसका जो खोज है लगभग 100 साल पहले 4 स्कूली छात्राओं ने इस गुफा की खोज की थी। समय जो है इसका टाइम पीरियड वो 20,000 से 10,000 साल पहले की बात है। ये बनाए गए थे इस चित्र को। चित्रों का जो विषय है वो किस विषय पे बनाया गया था, तो जंगली घोड़े थे, गाय देखने को मिले हैं, भैंस, गेंडा, रेनडियर, बारहसिंगा, सुअर, ये सब जो वो देखने को उनको मिले हैं। रंग के बारे में बात किया जाए तो इन चित्रों में गहरे और चमकीले रंगों का प्रयोग किया गया है। रंग जो है वो लोअयस्क और चारकोल जैसे खनिज पदार्थों से बनाए जाते थे। और इसका जो उद्देश्य था, यानी कि ये चीज़ बनाने का जो पर्पस था वो क्या था, संभवतः ये चित्र उत्सवों के समय बनाए जाते थे या शिकार से पहले के अनुष्ठानों का हिस्सा रहे होंगे। तो ये सब चीज़ें जो साइंस की मदद से आर्कियोलॉजिस्ट को पता चलता है और यही चित्र है। ठीक है, इसी चित्र के बारे में जो बात किया जा रहा है और ये आपके एनसीईआरटी किताब में भी दे रखा है। ठीक है, जो कि आपका गुफा के दीवारों में देखने को मिला है। अब देखिए लास्ट टॉपिक आपका है एक नवपाषाणिक पुरास्थल के बारे में, नियोलिथिक साइट के बारे में बात की गई है। और इसका जो स्थान है वो कहाँ पे देखने को मिला है, तो तुर्की में देखने को मिला है। ठीक है, तुर्की में। महत्व क्या है इसका, तो यह नवपाषाण युग के सबसे प्रसिद्ध पुरास्थलों में से एक है, यानी कि एक फेमस जो है वो साइट है नियोलिथिक एज का। यहाँ के बारे में कुछ जानकारी दे रखी है कि यहाँ दूर दराज के स्थानों से चीज़ें जो है वो लाई जाती थी। ठीक है, चमकदार पत्थर यहाँ पे देखने को मिले हैं और ये लोग अंदेशा लगाए हैं कि ये जो चमकदार पत्थर है वो सीरिया से लाया गया होगा। कोड़ियाँ देखने को मिले हैं जो कि लाल सागर के थे। सिपियाँ देखने को मिले हैं जो कि भूमध्य सागर के थे। ठीक है, तो ये लोग ऐसा अंदेशा लगाए थे कि ये सभी चीज़ें जो है वो कहाँ से लाए गए हैं। तो चमकदार पत्थर जो है वो आपका सीरिया से लाए गए थे, कोड़ियाँ आपका लाल सागर से और सिपियाँ आपका भूमध्य सागर से जो है वो लाए गए थे। और ये सभी चीज़ें इनको जो है यहाँ पे साइज के तौर पे देखने को मिली हैं। कोड़ियाँ और सिपियाँ, ये इसको कोड़ियाँ कहा जाता है और इसको सिपियाँ कहा जाता है। ठीक है, इसके बारे में आपको पता होगा, समुद्र में पाई जाती है, सागर वगैरह में। परिवहन का तरीका के बारे में देखा जाए तो यहाँ पे जो तुर्की था, तो यहाँ पे जो परिवहन का जो तरीका था, तो उस समय पहिए वाले वाहन का आविष्कार नहीं हुआ था। लोग सामान खुद या जानवरों के पीठ पर लाद कर ले जाते थे। ठीक है, तो ये जानकारी थी आपका इस चैप्टर के अंतर्गत। अब देखिए आगे देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। प्रत्येक चैप्टर के लास्ट में आपका कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में दे रखा है। पहला है आपका मेसोलिथिक एज के बारे में। मैंने आपको इसके बारे में पहले भी बता दिया था कि लगभग 12,000 से 10,000 साल पहले की बात है। इस समय लोग छोटे पत्थर के औजार बनाते थे और जलवायु में परिवर्तन होने लगा था। ठीक है, यानी कि छोटे पत्थर बनाया करते थे, छोटे पत्थर के औजार। ठीक है, बसने की प्रक्रिया के बारे में बात किया जाए तो बिगिनिंग ऑफ सेटल्ड लाइफ लगभग 12,000 साल पहले की बात है। ये लोग जो है वो डोमेस्टिकेशन स्टार्ट कर देते हैं। लोग पौधे उगाने और जानवर पालने लगते हैं। नवपाषाण युग का जो स्टार्टिंग डेट है उसके बारे में मैंने आपको बताया। इस युग में लोग अस्थायी रूप से बसने लगे थे, मिट्टी के बर्तन बनाने लगे, कपड़े बुनना सीख गए। मेहरगढ़ में बस्ती का आरंभ होने लगा। लगभग 8,000 साल पहले की बात है ये चीज़। ठीक है, 8,000 साल पहले मेहरगढ़ में जो बस्ती का आरंभ होने लगा। ठीक है, यहाँ के लोगों ने गेहूँ और जौ उगाना तथा भेड़ बकरी पालना शुरू किया। और ये जो स्थान है आपका कहाँ है, मेहरगढ़, बोलन दर्रे के पास, आधुनिक पाकिस्तान में, यानी कि बलूचिस्तान का ये इलाका था। ठीक है, बलूचिस्तान का इलाका है ये मेहरगढ़। तो 2-3 जो नाम आया है आपका वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे कि बुरझोम था आपका, मेहरगढ़ था। तो ये सब इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल जो है वो देखने को आपको मिलते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। तो इस चैप्टर के अंतर्गत जो थ्योरी था वो यहीं पे आपका समाप्त होता है। बहुत ही लंबा टॉपिक था आपका, चैप्टर था, लेकिन बहुत ही मैंने प्रयास किया है कि आसान तरीक़ों से आपको सभी चीज़ें समझाने का प्रयास किया है और उम्मीद करते हैं कि आपको सभी चीज़ें समझ में आई होगी। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं, इसका कुछ MCQ प्रश्न की प्रैक्टिस कर लेते हैं, ताकि जो भी चीज़ें आपने पढ़ी होगी उसका यहाँ पे एक बार प्रैक्टिस भी हो जाएगा और आपको जो भी बचा कुचा चीज़ है वो भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा और क्वेश्चन का लेवल भी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं MCQ को। पहला सवाल है आपका, कौन सी विशेषता लघु पाषाणी औजारों को परिभाषित करती है? आश्रयों के निर्माण के लिए उपयोग किए गए बड़े बिना आकार के पत्थर। इसके अलावा सेकंड ऑप्शन है, छोटे बारीकी से तैयार किए गए पत्थर के औजार आमतौर पर मिश्रित औजारों के हिस्से के रूप में उपयोग किए जाते थे। बड़े काटने वाले औजार जैसे कि हाथ की कुल्हाड़ी और क्लीवर। पत्थर के उपयोग के बिना हड्डियों और सींगों से बने उपकरण।
तो अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो मैंने आपको मध्य पाषाण काल में इसके बारे में जो जानकारी दी थी, ठीक है। और वहाँ पे बताया था जो माइक्रोलिथिक होता है, जो लघु पाषाण होता है, ठीक है, छोटे छोटे जो पत्थर होते हैं उसी को यहाँ पे माइक्रोलिथिक हम लोग कह रहे थे। और इस कायदे से आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। और वहाँ पे मैंने आपको ये भी बताया था कि इसका जो उपयोग है वो आपका मिश्रित औजारों के रूप में भी होता है, यानी कि किसी भी जो जानवर होते थे उनके हड्डी हो गया, सींग हो गया, उनमें लगा कर जो है वो इसका यूज किया जाता था। जैसे कि मान लीजिए ये इसका सींग हो गया किसी जानवर का, ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो अगर हम औजार बना दें, चाहे वो पत्थर का औजार बना दें और इसका अगर उपयोग करें तो ये उपयोग किया जा सकता है, ठीक है। तो इस तरह से जो वो उपयोग किया जाता था। तो ऑप्शन नंबर जो है वो 2 सही हो जाएगा। बाकी ऑप्शन नंबर में लार्ज वर्ड दे रखा है, 3 में भी लार्ज वर्ड दे रखा है, तो इस कारण से ये तो ऐसा ही गलत हो जाएगा, ठीक है। और 4 में आपका पत्थर के उपयोग के बिना लिखा गया है, तो ये तो आपका गलत है। पहले पत्थर से ही जो है वो औजार बनाया जाता था। चलिए अगला सवाल है आपका, बुर्ज होम में गड्ढेनुमा घरों के निर्माण का प्राथमिक कारण, जैसा कि पुरातात्विक खोजों से स्पष्ट है, सामाजिक गतिविधियों के लिए एक सामुदायिक सभा स्थान प्रदान करना था। कारण इसके पीछे दे रखा है, बुर्ज होम से प्राप्त पुरातात्विक साक्ष्यों में जमीन में बने गड्ढेनुमा घरों के निशान शामिल हैं, जो संभवतः ठंड के मौसम में आश्रय के रूप में काम आते थे तथा इनमें अंदर और बाहर दोनों जगह खाना पकाने के लिए चूल्हे थे, जो पर्यावरण परिस्थितियों के अनुकूल होने का संकेत देते थे, ठीक है। तो ये बात तो सही है। बुर्ज होम के बारे में जब मैंने आपको पढ़ाया तो उस टाइम मैंने बताया था आपको, ठीक है। बुर्ज होम कहाँ पे है, तो बुर्ज होम आपका जम्मू कश्मीर वाले इलाके में आपको देखने को मिलता था, ठीक है। और इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे पिट हाउस देखने को मिला है, ठीक है। पिट हाउस यानी कि गड्ढेनुमा घर। और गड्ढेनुमा घर क्यों बनाते थे, तो ठंडा से बचने के लिए, ना कि सामुदायिक गतिविधि के लिए या फिर सामाजिक गतिविधि के लिए। तो ये तो आपका गलत हो जाएगा, ऐसा कोई भी जानकारी मैंने आपको वहाँ पे नहीं दी थी। और बाकी रीजन जो आपका सही है, तो इस नाते आपका ऑप्शन नंबर 4 जो वो सही है। ए इज नॉट करेक्ट बट आर इज करेक्ट। चलिए तीसरा सवाल है आपका, लगभग 12,000 वर्ष पहले गर्म जलवायु परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण घास के मैदानों का विकास हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप हिरण, मृग, बकरी, भेड़ और मवेशियों जैसे जानवरों की संख्या में वृद्धि होती है। इसके पीछे कारण दे रखा है कि घास के मैदानों में रहने वाले जानवरों की संख्या में वृद्धि ने प्रारंभिक मनुष्यों को शिकार करने के बजाय इन जानवरों को चराने और पालने की ओर प्रेरित किया, जिससे पालतू बनाने की शुरुआत हुई। तो बिल्कुल सही बात है, दोनों जो स्टेटमेंट है वो आपका सही है। इस कारण से ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, बिल्कुल सही हो जाएगा। पूरा पाषाण शब्द किस भाषा से उत्पन्न हुआ है, तो मैंने उस टाइम आपको बताया था, इसके बारे में काफ़ी डिटेल में बात की है। प्रागैतिहासिक काल को 3 टाइप में बांटा गया था और तीनों टाइप के बारे में मैंने आपको जानकारी दी थी। तो पैलियोलिथिक जो वर्ड है वो आपका ग्रीक वर्ड से आया है। एक्चुअली ये जो वर्ड है आपका पैलियोज प्लस लिथोज, ठीक है, 2 वर्ड से बना हुआ है। और पैलियोज का मतलब जो होता है आपका PALA, ठीक है। आई एक्चुअली रुकिए, इसको ठीक से यहाँ पे हम लिख देते हैं, PALAIOS, ठीक है, ये होता है पैलियोज, PALAIOS। और इसका मतलब क्या होता है, ओल्ड, पुराना, ठीक है। और जो लिथिक वर्ड है आपका लिथोस से बना है, लिथोस, इसका मतलब होता है आपका स्टोन, यानी कि ओल्ड स्टोन। और ये जो दोनों वर्ड है वो आपका कहाँ का है, ग्रीक का वर्ड है, ठीक है। चलिए आगे है आपका भीमबेटका, मेहरगढ़, हल्लूर और लंघनाज। तो 2 लोकेशन के बारे में तो मैंने आपको बताया था, और ये जो 2 लोकेशन है वो बाद की बात है, यानी कि बाद के चैप्टर में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो देखिए अगर इन दोनों को भी अगर सही से आप मिलान कर लेते हैं तो यहाँ पे सही कर लीजिएगा। तो भीमबेटका की जानकारी मैंने आपको कब दी थी, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो भीमबेटका की जानकारी जो है मैंने आपको पूरा पाषाण के समय में दी थी। पैलियोलिथिक का टॉपिक जब पढ़ा रहे थे तो वहाँ पे दिया था। और मेहरगढ़ की जानकारी जो है मैंने आपको कहाँ पे दी थी, लास्ट में, चैप्टर के लास्ट में दी थी। और लास्ट में किस चीज़ के बारे में डिस्कस कर रहे थे हम, जो है वो लास्ट में आपका नियोलिथिक, नवपाषाण काल के बारे में डिस्कस कर रहे थे। मैंने आपको बताया था कि धीरे धीरे समय के साथ जो है ये लोग पूरा पाषाण से नवपाषाण की ओर अग्रसर हो रहे थे। तो मेहरगढ़ जो है आपका नवपाषाण से हो जाएगा और भीमबेटका आपका पूरा पाषाण से हो जाएगा।
अच्छा, भीमबेटका कहाँ है? तो भीमबेटका आपका एमपी में है, ठीक है, इसके बारे में भी जान लीजिए। मेहरगढ़ आपका कहाँ है? तो मेहरगढ़ जो है आपका यहाँ पे कहाँ पे हो जाता था? तो पाकिस्तान वाले इलाके में देखने को मिलता है मेहरगढ़, जो कि बलूचिस्तान का इलाका है, ठीक है, पाकिस्तान, पाक। हेल्लोर आपका कहाँ है? तो हेल्लोर जो है आपका कर्नाटक में स्थित है, कर्नाटक, कर्नाटका, ठीक है। और लंघनाच आपका जो है गुजरात में स्थित है, गुजरात, ठीक है, ये हो गया गुजरात। तो देखिए यहाँ पे 1 का तो हो जाएगा आपका बी और 2 का हो जाएगा आपका डी। तो 1 का बी, 2 का डी खोजिए, 1 का बी, 2 का डी। देखिए 2 ऑप्शन मिला, 2 ऑप्शन काट दीजिए, जो आपका कटा वो काट दीजिए। अब 1 और 4 में आपको पता लगाना है। तो चलिए हम आपको इसका जवाब दे देते हैं, क्योंकि इसका जवाब हो सकता है आपके लिए मुश्किल होगा। लंघनाज, लंघनाज जो है आपका मिसोलिथिक, ठीक है, मध्य पाषाण से बिलोंग करता है, यानी कि 4 का सी हो जाएगा। तो 4 का सी देखिए ऑप्शन नंबर 4 पे है, ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। नवपाषाण युग किस समावधि के दौरान घटित हुआ था? तो नवपाषाण युग के बारे में मैंने आपको बताया था कि लगभग 10,000 बीसी से लेकर 4500 बीसी के बीच में। वहाँ पे मैंने आपको 4000 बताया था, लेकिन किताब में जो है वो ये सभी चीज़ें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे दे रखी होती है, ठीक है। और 4000 कह लीजिए या फिर 4500 कह लीजिए, सेम है, ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आपका डेट को लेके होता है इतिहास में। अगला है आपका मेहरगढ़ को उन आरंभिक स्थलों में से एक माना जाता है जहां मानव ने अस्थायी कृषि करना शुरू किया तथा जौ और गेहूं की कृषि के साथ साथ भेड़ और बकरियां पालना भी सीखा। तो बिल्कुल सही बात है आपका, ठीक है, ये बात आपका सही है। मेहरगढ़ के घर जो मुख्यतः मिट्टी और भूस से बने गोल ढांचे थे, जो उस काल के प्रारंभिक स्थापत्य शैली को दर्शाते थे। तो इस चीज़ के बारे में मैंने जिक्र किया था कि मेहरगढ़ के घर से रिलेटेड एक सवाल पूछा जाता है, और हमेशा जो है वो कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए आपको गोल देके पूछा जाता है कि उसका जो घर था वो गोल बना हुआ करता था। तो गोल नहीं था, इसका जो घर था या तो स्क्वायर आकार का था या फिर रेक्टेंगल आकार का कहा जा सकता है। तो ये जो स्टेटमेंट है वो आपका गलत है। तीसरा है मेहरगढ़ में पुरातात्विक खोजों में से ऐसे समाधान शामिल हैं जहां कभी कभी व्यक्तियों को बकरियों जैसे जानवरों के साथ दफनाया जाता था, जिससे मृत्यु के बाद जीवन में विश्वास और उनकी संस्कृति में पशुओं के महत्व का पता चलता है। बिल्कुल सही बात है, ऐसा मैंने आपको बताया था। तो 1 और 3 आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा, ठीक है, 1 और 3। नेक्स्ट है आपका प्रारंभिक शिकारी संग्राहक समूहों के संबंध में इन कथनों पर विचार कीजिए। जले हुए अनाज के अध्ययन से उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में प्रारंभिक किसानों द्वारा उगाई जाने वाली फसलों की विविधता के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है, सही बात है भाई। पशुओं की हड्डियों के अवशेष न केवल उन पशुओं की प्रजातियों का संकेत देते हैं जिन्हें पालतू बनाया जाता था, बल्कि प्रारंभिक समुदायों के आहार संबंधी आदतों का भी संकेत देते हैं। ये बात भी बिल्कुल सही है। भारतीय उपमहाद्वीप में बसे कृषि समुदायों के कुछ शुरुआती साक्ष्य उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में पाए गए हैं, जिसमें वर्तमान कश्मीर भी शामिल है। कश्मीर में भी आपको पाया गया है, ठीक है, तो ये भी आपका सही है, ठीक है। कश्मीर बुरझौम के बारे में मैंने आपको बताया था, जो कि कश्मीर से रिलेटेड है। बाकी और एक मैंने आपको बताया था बलूचिस्तान, मेहरगढ़, है ना, तो ये वाला भी आपका जो है सही है। कश्मीर के बारे में बात की गई है, तो बुरझौम हमारे पास एग्जाम्पल है। तो आपका जो है यहाँ पे देखा जाए तो तीनों स्टेटमेंट सही है, 1, 2, 3 तीनों सही है, ठीक है। अगला सवाल है कुरनूल गुफाएं कहाँ पे स्थित है? तो कुरनूल जो गुफाएं हैं वो आपका आंध्र प्रदेश में स्थित था, ठीक है। कुरनूल गुफाएं आंध्र प्रदेश के कुरनूल जिले में स्थित है। ये गुफाएं जो है आपका ओल्ड स्टोन एज यानी कि पूरा पाषाण काल के प्रमुख स्थल है, ठीक है, जहां आर्कियोलॉजिस्ट को पत्थर के औजार, पशुओं की हड्डियां और आग के जो है प्रयोग का जो है वो एविडेंस मिला था, ठीक है, ये आपका सही हो जाएगा। चलिए लास्ट सवाल है आपका आज के इस क्लास का, और इसका जवाब जो है आपको कमेंट सेक्शन में देना है, ठीक है। बाकी अगर इसमें और भी सवाल होगा तो हम आपको जो वो ग्रुप में भेज देंगे, आप लोग जो उसको सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि क्लासेस बहुत लंबा हो चुका है। तो लास्ट सवाल करते हैं और इसका जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। हालांकि मैंने इसके बारे में क्लास में जिक्र किया था, ठीक है। सभी प्रश्न जो यहाँ पे चारों हैं, ठीक है, इसको मिलान करना है, इसको मिलान कर लीजिएगा, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, इस क्लास में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि जितना भी बातें आपको बताई गई होगी वो सभी चीज़ें आपको समझ में आई होगी।
कोई भी अगर आपका डाउट रह जाता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी जो भी ग्रुप के साथ ज्वाइन है वहाँ पे भी आप लोग सवाल कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग चैनल में नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े होंगे जुड़ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।